पेश खिदमत है कहानी अंबरनाक मारिया की किस्त नंबर 99 पुरस्रार किला। गुलाम ने घबरा कर दाएं बाएं देखा। आवाज एक औरत की थी। उसने खुद अपने कानों से आवाज सुनी थी, मगर उसे कोई औरत इर्द गिर्द दिखाई नहीं दे रही थी। मारिया के पास सब्र के लिए वक्त नहीं था। उसने दोबारा कहा, सुनो, मेरी बात पर गौर करो। मैं चीन के पुराने मंदिर की देवी हूँ। मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। मेरे पास वक्त नहीं है। इस लड़की को उठाकर यहाँ से निकल चलो। चीनी गुलाम उस जमाने में रूहों पर एतकाद किया करते थे। पुराने चीन के लोगों का ईमान था कि रूहें इस दुनिया में आकर इंसानों की रहनुमाई करती हैं। वो समझ गया कि यह सचमुच की कोई रूह है। जल्दी से बोला, नेक रूह, मैं इसे उठाकर कहाँ ले जाऊंगा? हवेली के चप्पे चप्पे पर जागीरदार के आदमियों का पहरा है। मारिया ने कहा, ख्वाह कहीं ले जाओ, मगर यहाँ से निकल चलो। गुलाम के दिल में अपने घर का ख्याल आ गया। कहने लगा, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं इस गरीब लड़की को कुत्तों के हवाले नहीं कर सकता। मारिया गुलाम के इस नेक ख्याल से बड़ी खुश हुई। तुम इसे लेकर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर गुलाम ने बेहोश लड़की को उठाया और हवेली के बड़े दरवाजे से निकलकर रात के अंधेरे में एक तरफ को रवाना हो गया। गुलाम का कच्चा मकान हवेली से कुछ दूर एक जगह शाही कब्रिस्तान के कोने में था। ये उजाड़ कब्रिस्तान था। यहाँ की कब्रें ढह चुकी थी और दिन के वक्त भी कोई नहीं आता था। गुलाम अपने कच्चे घर में अकेला था। बेहोश लड़की को उसने कोठली में लिटा दिया। मारिया उसके साथ साथ थी। लड़की अभी तक बेहोश थी। मारिया ने कहा, इस लड़की पर मेरा राज जाहिर न करना, नहीं तो ये डर जाएगी। गुलाम कहने लगा, इस लड़की को अभी हम उसके घर नहीं पहुंचा सकते। जागीरदार के आदमी से तलाश करते हुए वहां जरूर जाएंगे। मारिया ने कहा, वो तुम्हारे घर भी आ सकते हैं। तुम भी यहाँ महफूज नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में है। गुलाम ने कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इस लड़की की मदद करना मेरा फर्ज था, सो मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। अब जो होगा देखा जाएगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मारिया ने कहा, तुम्हारी मदद के लिए मुझे खुदा ने यहाँ भेजा है। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें इस इलाके का जागीरदार बना सकती हूँ। इस सारे इलाके के तुम मालिक होगे। ये क्यों कर हो सकता है? तुम वादा करो कि गरीबों पर जुल्म नहीं करोगे। मैं खुद गरीब हूँ, मैं गरीबों पर जुल्म कैसे कर सकता हूँ? तो फिर खामोशी से देखते रहो कि क्या होता है। उधर जब देर हो गई और गुलाम वापस आए तो जागीरदार ने मुलाजमों को बुलाकर पूछा कि ये कुत्ते अभी तक क्यों भौंक रहे हैं? मैंने तो इनके लिए चीनी लड़की को खुराक बनाकर भेजा था। मुलाजिम ने आकर बताया कि कुत्तों के गड़े में बड़े गुलाम का सर पड़ा है और कुछ हड्डियां बाकी रह गई हैं। उसके कपड़े भी फटे हुए वहां देखे गए हैं। ना किसी लड़की की खोपड़ी वहां पर है और ना किसी लड़की के कपड़े ही वहां नजर आ रहे हैं। ये सुनकर जागीरदार उठ खड़ा हुआ। उसके नौकर ने लैंप हाथ में उठा लिया और जागीरदार के आगे आगे कुत्तों के गार की तरफ चला। जागीरदार ने वहां जाकर वही कुछ देखा जो उसके नौकरों ने बयान किया था। बजाय इसके कि चीनी लड़की की खोपड़ी और कपड़े वहां मिलते, वहां उसके एक गुलाम के कपड़े पड़े थे, जिसका मतलब ये था कि चीनी लड़की को साथ लेकर दूसरा गुलाम वहां से भाग गया था। जागीरदार ने कड़क कर कहा, उस नमक हराम को जहां कहीं भी हो पकड़ कर लाओ और उन भूखे कुत्तों के आगे फेंक दो। जागीरदार के 4 सिपाही बंदूकें और तलवारें लेकर घोड़ों पर सवार रातों रात हवेली के इर्द गिर्द के इलाकों में निकल गए। गुलाम और लड़की को तलाश करते वो शाही कब्रिस्तान में भी पहुंच गए। दूसरी तरफ मारिया, गुलाम और चीनी लड़की कब्रिस्तान के मकान में नहीं थे। मारिया मकान के बाहर एक दरख्त के नीचे चबूतरे पर बैठी थी और गुलाम चीनी लड़की के साथ एक पुरानी कब्र की ओट में उगे घास में छुपे बैठे थे। उन्होंने सिपाहियों के घोड़ों की आवाज सुन ली थी। सिपाहियों को यकीन था कि गुलाम ने चीनी लड़की को जरूर अपने घर में छुपा रखा होगा। वो सीधे गुलाम के मकान में आ गए। घोड़े बाहर खड़े करके उन्होंने पूरी तरह तलाशी ली। गुलाम के घर की सारी चीजें बाहर निकालकर फेंक दी। वहां कोई भी नहीं था। वहां सिपाही एक खोज लगाता इत्तेफाक से उस कब्र के पास आ गया जहां गुलाम चीनी लड़की के साथ घास में छुपा हुआ बैठा था। मारिया दरख्त के चबूतरे पर बैठी ये सारा तमाशा देख रही थी। सिपाहियों ने लैंप थाम रखे थे जिनकी रोशनी में वो कब्रिस्तान में तलाशी ले रहे थे। कब्र के पास सिपाही को एक आदमी का सर नजर आया। उसने चीख कर कहा, इधर आओ, कोई यहाँ छुपा है। उसके साथ ही सिपाही ने बंदूक तान ली। अब मारिया इंतजार नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से उधर को लपकी। दूसरे 3 सिपाही भी कब्र के पास आ गए। पहले वाले सिपाही ने चीनी लड़की और गुलाम को कब्र के पीछे से निकालकर जल्दी से पकड़ लिया। वो खुश थे, दुश्मन गिरफ्तार हो गया था। अब वो जागीरदार से इनाम इकराम पाएंगे। उन्होंने गुलाम और चीनी लड़की के हाथ रस्सी से बांध दिए और घोड़ों पर सवार होकर कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ चले। गुलाम बड़ा हैरान था कि चीनी मंदिर की रूह कहाँ चली गई। वो उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आ रही? मारिया कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी थी। वो सिपाहियों का इंतजार कर रही थी कि सिपाही दरवाजे के करीब आए और वो हमला करे, और ऐसा ही हुआ। जो ही पहला सिपाही घोड़े पर सवार वहां से गुजरने लगा, मारिया ने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी उठाकर पूरी ताकत से सिपाही की कमर पर मारी। वो उलटकर दोहरा हुआ और नीचे गिर पड़ा। दूसरे सिपाही घोड़े भगाकर उसके पास पहुंचे। वो हैरान थे कि उसे किसने घोड़े पर से गिरा दिया। सिपाही की कमर टूट चुकी थी और वो बेहोश था। चीनी लड़की और गुलाम बंधे हाथों पीछे खड़े थे। सिपाहियों ने बंदूकें तान ली और कब्रिस्तान में नजर न आने वाले दुश्मन को तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो सारी जिंदगी भी कब्रिस्तान में तलाश करते रहते तो मारिया उन्हें कभी नजर नहीं आ सकती थी। गुलाम समझ गया कि मारिया हरकत में आ गई है। सिपाही के कमांडर ने हुक्म दिया, कैदियों को फौरन ले जाओ।
उसके साथ ही दोनों को एक घोड़े पर बिठा दिया गया। मारिया उन्हें पकड़ती ही रहेगी और 2 सिपाही उन्हें लेकर वहां से सरपट घोड़े दौड़ाते निकल गए। उसके बाद कमांडर भी वहां से निकल भागा। गिरे हुए बेहोश सिपाही का घोड़ा अकेला खड़ा था। मारिया उस पर सवार हुई और सीधा हवेली की तरफ भागी, क्योंकि उसे मालूम था कि सिपाही कैदियों को लेकर हवेली की तरफ ही गए होंगे। सिपाहियों ने जागीरदार के सामने जाकर कैदी पेश कर दिए। वो इंतजार कर रहा था। दोनों को देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने गुलाम की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे मुलाजिम को कुत्तों के आगे डालकर मेरे कैदी को भगा कर ले जाओ। अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भूखे कुत्ते तेरे जिस्म की बोटियों का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। फिर उसने हुक्म दिया, इन दोनों को इसी वक्त ले जाकर कुत्तों के गार में फेंक दो। अब तो गुलाम के पसीने छूट गए। रूह कहाँ चली गई? वो रूह यानी मारिया का इंतजार कर रहा था और जागीरदार के जल्लाद उसे कुत्तों के आगे डालने के लिए गार की तरफ लिए जा रहे थे। जिंदगी और मौत के दरमियान बहुत थोड़ा फासला रह गया था। गार के किनारे पर जाकर जल्लादों ने दोनों के हाथों की रस्सियां खोल दी। 2 जल्लाद आगे बढ़े। अभी वो उन्हें गिराने ही वाले थे कि अचानक जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और दोनों जल्लाद कुत्तों के गार में गिर पड़े। उनकी भयानक चीखों की आवाज गूंजी। कुत्ते उन दोनों पर झपट पड़े। मारिया ने अब आगे बढ़ने वाले 2 और सिपाहियों की गर्दनों पर इस जोर से हाथ मारे कि उनकी गर्दनें टूटकर लुढ़क गईं। ये हाल देखकर बाकी मुलाजिम पीछे को भागे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो समझे कि हवेली में कोई भूत आ गया है जो उन्हें चुन चुन कर खत्म कर रहा है। चीखों पुकार की आवाजें जागीरदार तक भी पहुंच गईं। वो कमरे से बाहर निकला ही था कि सिपाही उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। हजूर, कोई बदरूह हवेली में घुस आई है। बकवास बंद करो। कहाँ है बदरूह? मारिया इस अरसे में गुलाम और चीनी लड़की को एक घोड़े पर सवार करवाकर एक बार फिर कब्रिस्तान की तरफ भाग चुकी थी। कब्रिस्तान के जुनूबी कोने में मेरा इंतजार करना। चीनी लड़की ने मारिया की आवाज सुनी तो चौंक कर गुलाम को देखा कि ये कौन बोल रही है जिसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। गुलाम ने उसे खींचकर घोड़े पर बिठाया और कब्रिस्तान की तरफ घोड़ा भगा दिया। उसके पास अब इतना वक्त नहीं था कि वो चीनी लड़की को रूह के बारे में बताता। जागीरदार नौकरों के साथ कुत्तों के गार के पास आया। कुत्ते अभी तक उसके 2 जल्लादों की हड्डियां भंबोड़ रहे थे। जागीरदार का पारा एक बार फिर चढ़ गया। ये उसी हरामी की शरारत है, उसे तलाश करो। तुम बुज़दिल हो कि वो तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर मेरे 2 नौकरों को कुत्तों के आगे डालकर भाग गया। उसे पकड़ कर लाओ, उसका सर काट कर लाओ, नहीं तो मैं तुम सबके सर काट डालूंगा। हवेली में अब सिर्फ 10-15 सिपाही और नौकर रह गए थे। उन्होंने अपने साथियों का अंजाम देख लिया था और वो डर गए थे। नौकर तो हवेली से निकलते ही भाग गए। सिपाहियों ने जरा हिम्मत की और मफरूर कैदियों को तलाश किया। अब दिन निकल आया था। उसकी रोशनी में कब्रिस्तान के दरख्त साफ नजर आ रहे थे। मारिया ने कब्रिस्तान में पहुंचकर गुलाम और चीनी लड़की को तलाश कर लिया। इस अरसे में गुलाम ने लड़की को समझा दिया कि चीन के पुराने मंदिर की देवी की रूह हमारी मदद कर रही है। मारिया उनके पास आई तो वो झाड़ियों में छुपे हुए थे। सुनो, तुम लोग यहाँ किसी पुरानी कब्र के अंदर छुप जाओ और जब तक मैं ना हूं अंदर से बाहर हरगिज ना निकलना। बेहतर ए नेकरू। मारिया चली गई। गुलाम ने एक ऐसी पुरानी कब्र तलाश कर ली जिसके अंदर सुराख हो गया था और एक छोटी सी गार बन गई थी। गुलाम लड़की को लेकर कब्र के अंदर छुप गया। मारिया वहां से सीधी हवेली में आ गई। सिपाही उनकी तलाश में जा चुके थे। जागीरदार अपनी हवेली के 3-4 खास खिदमतगारों के साथ अपने कमरे में हाथ पीठ पर रखे बेचैनी से टहल रहा था। वो जल्द से जल्द ये खबर सुनना चाहता था कि गुलाम और चीनी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इतने में मारिया अंदर आई। उसने अब फैसला कर लिया था कि उस जालिम जागीरदार को खत्म कर देगी और उस इलाके के गरीब लोगों को उस संगदिल कातिल शख्स के जुल्मों सितम से निजात दिलाकर रहेगी। कमरे में आकर एक तरफ कुर्सी पर बैठ गई। जागीरदार सख्त गुस्से और तैश हालत में था। नौकर हाथ बांधे दीवार के साथ लगे खड़े थे। बदबख्तो, तुम सब नमक हराम हो। तुम्हारे होते हुए मेरा दुश्मन यहाँ से भाग जाएगा मुझे मालूम न था। जी चाहता है कि तुम सबको एक एक करके फांसी पर लटका दूं। फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही करूंगा। दूर हो जाओ मेरी आंखों से। चारों नौकर सर झुकाकर हाथ बांधे कमरे से चले गए। जागीरदार अकेला रह गया। उसने सुराही में से पानी निकालकर पिया और फिर उस कुर्सी की तरफ आया जिस पर मारिया बैठी थी। उसे कुर्सी खाली नजर आ रही थी। मारिया उठकर परे हट गई। उसे यूं लगा जैसे जागीरदार उस कुर्सी पर बैठने वाला है और वाकई जागीरदार उस आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने सर कुर्सी की पुष्ट से लगा दिया और आंखें बंद कर लीं। फिर उठकर मुठ्ठियां भींच लीं और टहलने लगा। गुस्से के मारे वो खोल रहा था। वो अपने आप बोलने लगा, बदरू आ गई है हवेली में। मैं भी तो देखूं कि कौन सी बदरू है। उसने मारिया को भी गालियां देनी शुरू कर दी। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि कमबख्त सर पर ही चढ़ा जा रहा है। जागीरदार फिर कुर्सी पर बैठ गया। पास ही मेज पर सुराही रखी थी। एक गिलास भी रखा था। जागीरदार ने पानी पीने के लिए सुराही उठाई। गिलास उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि गिलास मेज पर से गायब हो गया। जागीरदार ने 2-3 बार आंखें झपकाईं। बार बार मेज को देखा, फिर सुराही को देखा, फिर सुराही को मेज पर रखा और उठ खड़ा हुआ। झुक कर मेज के नीचे देखा कि कहीं गिलास नीचे तो नहीं गिर पड़ा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। सोचने लगा शायद मेज पर गिलास नहीं था। वो अलमारी में से दूसरा गिलास लेने के लिए गया। वापस आया तो मेज पर से सुराही भी गायब थी। जागीरदार हैरानी से वहीं खड़े का खड़ा रह गया। उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था।
1 मिनट के अंदर अंदर उसके सामने से ग्लास और सुराही गायब हो गई थी। क्या बदरू यहाँ भी तो नहीं आ गई? उसने दिल में सोचा। फिर अपने आप से कहने लगा, नहीं नहीं, यहाँ कोई बदरू नहीं आ सकती, ये मेरा वहम है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, इसी ख्याल से कि नौकर को आवाज दे कि वो पानी की नई सुराही भर कर ले आए। वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया और खुद ब खुद अंदर से चटखनी लग गई। अब तो जागीरदार को पसीना आ गया। वो लड़खड़ा कर कुर्सी पर गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया था कि बदरू कमरे में मौजूद है। उसके होंठ कांपने लगे, माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। उसे आवाज आई, जालिम इंसान, काश ये राशा तुम्हारे जिस्म पर उस वक्त तारी होता जब तुम जिंदा इंसानों को भूखे दरिंदों के आगे डाला करते थे। आवाज औरत की थी। जागीरदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बदरू कमरे में बोल रही थी। मारिया ने कहा, आज तक तुमने न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है, अब तुम अपने अंजाम से न बच सकोगे। जागीरदार उठकर दरवाजे की तरफ लपका कि चटखनी खोलकर बाहर भाग जाए, मगर मारिया ने अपनी टांग उसके आगे कर दी, जिससे टकराकर जागीरदार मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। मारिया ने कहा, तुम जमीन के अंदर भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें वहां से निकाल लाऊंगी। इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे अंजाम से नहीं बचा सकती। जागीरदार ने एकदम बुलंद आवाज से नौकरों को बुलाना शुरू कर दिया। मारिया उसकी चीखों पुकार सुनकर परे हट गई। नौकरों ने जागीरदार की आवाजें मदद मदद पुकारती सुनी तो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि जागीरदार फर्श पर पड़ा कांप रहा है। बदरू, बदरू, अंदर बदरू है, मुझे ले जाओ, यहाँ से ले जाओ मुझे। नौकरों ने जागीरदार को उठाया और कमरे से बाहर ले गए। मुझे तहखाने में बंद कर दो, जल्दी करो। जागीरदार ने अपनी हवेली में जमीन के अंदर एक खास तहखाना बना रखा था जहाँ जिंदगी की सारी चीजें मौजूद थीं। उसी वक्त उसे नौकर तहखाने में ले गए। ये छोटा मगर आरामदेह कमरा था। जागीरदार को गदीले वाले पलंग पर लिटा दिया गया। एक आदमी मेरे सिरहाने और एक आदमी तहखाने के बाहर पहरा दे, जागीरदार ने नौकरों को हुक्म दिया। मारिया तहखाने में नहीं गई थी। उसने हवेली से निकलकर सीधा कब्रिस्तान का रुख किया। हवेली के बावर्ची खाने से वो खाने की चीजों का थैला भरकर साथ ले चली थी। कब्रिस्तान में पहुंचकर वो उस कब्र के पास आ गई जिसके अंदर गुलाम और चीनी लड़की छुपी हुई थी। मारिया ने आवाज दी, मैं आ गई हूं, ये लो खाना खा लो बाहर आकर। और मारिया ने खाने का थैला गार के बाहर रख दिया। गुलाम और लड़की कब्र के अंदर से निकल आए। उनके बालों पर कब्र की मट्टी लगी थी। गुलाम ने कहा, ए नेक दिल रूह, क्या जागीरदार अपने अंजाम का पहुंच गया? नहीं, मगर वो पहुंच जाएगा। लड़की ने कहा, ए नेक रूह, मुझे मेरे माँ बाप के पास पहुंचा दो। गुलाम बोला, जब तक जागीरदार और उसके कुत्ते जिंदा हैं तुम अपने माँ बाप के घर चैन से ना बैठ सकोगी। जागीरदार के कुत्ते तुम्हें तुम्हारे घर में आकर हलाक कर जाएंगे और तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। गुलाम बोला, जब इस जमीन पर जागीरदार और उसके कुत्ते बाकी नहीं रहेंगे। लड़की ने कहा, यह नामुमकिन है, जागीरदार बड़ा ताकतवर है, उसे कोई नहीं हलाक कर सकता। इस पर मारिया ने कहा, घबराओ नहीं, जालिम को जुल्म का बदला मिलकर रहेगा। इंसान दूसरों पर जुल्म करता चला जाता है, वो अपने अंजाम से बेखबर होता है, लेकिन आखिर एक वक्त आ जाता है जब जुल्म की तलवार उसके सर पर गिरती है और उसे खत्म करके रख देती है। जागीरदार ने बेगुनाह इंसानों पर इतने जुल्म किए हैं कि अब जुल्म की तलवार उसके सर पर गिरने ही वाली है। जब गुलाम और लड़की खाना खा चुके तो मारिया ने कहा, अब तुम आराम करो, मैं बहुत जल्द जागीरदार को उसके जुल्म की सजा देकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी, फिर तुम इस हवेली के मालिक होगे। मारिया चली गई। गुलाम और लड़की चुपचाप बैठे रहे और मारिया की वापसी का इंतजार करने लगे। शाम हो रही थी कि मारिया जागीरदार की हवेली में दोबारा पहुंच गई। हवेली के बाहर सख्त पहरा था। 2 सिपाही बंदूकें उठाए पहरा दे रहे थे। हवेली का दरवाजा बंद था। मारिया पिछली तरफ आ गई। यहाँ एक खिड़की थी, ये खिड़की भी बंद थी। मारिया समझ गई कि जागीरदार को अपनी जान के लाले पड़ गए हैं और वह अब अपनी जान बचाने की फिक्र में है। मारिया ने भी इस खित्ता जमीन के जालिम के वजूद से पाक करने का अहद कर रखा था। मारिया हवेली के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि दोनों पहरेदार बड़ी खामोश खड़े हैं। साफ लग रहा था कि वो सख्त बोर हो रहे हैं और वहां पहरा देना नहीं चाहते, मगर मजबूर हैं। मारिया को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। वो उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। उनसे मारिया की कोई दुश्मनी नहीं थी। मारिया सिर्फ ये चाहती थी कि वो किसी तरह से दरवाजे पर से परे हट जाए ताकि वो हवेली के अंदर दाखिल हो सके, मगर दोनों पहरेदार वहां जम कर खड़े थे। वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। हवेली के दरवाजे पर भी बाहर से ताला लगा था। साफ जाहिर था कि उसकी चाबी भी उन सिपाहियों में से किसी एक के पास होगी। उनसे चाबी हासिल करना भी जरूरी था। मारिया ने सोचा कि किसी तरीके से उन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहिए, जब भी वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। मारिया के जहन में एक तरकीब आई। उसने एक सिपाही के पीछे से आकर उसके कान को जोर से खींचा। सिपाही उछलकर परे हो गया। अरे, ये तुमने मेरा कान क्यों खींचा है? दूसरे सिपाही ने हैरान होकर कहा, मैंने तुम्हारा कान नहीं खींचा भाई, मैं तो तुमसे 5 कदम के फासले पर खड़ा हूं। पहला सिपाही कान सहला रहा था, बोला, फिर मेरा कान किसने पकड़कर खींचा था? दोनों सिपाही एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अब मारिया ने दूसरे सिपाही का कान पकड़कर जोर से खींचा। दूसरा सिपाही भी उछलकर परे हो गया। हाँ, ये अब मेरा कान किसने खींचा है? दोनों घबरा गए। मारिया ने एक सिपाही के सर पर हाथ मारकर उसकी
नीली पगड़ी नीचे गिरा दी। वो पगड़ी उठा ही रहा था कि दूसरे सिपाही की पगड़ी भी नीचे गिर पड़ी। वो झुका तो मारिया ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। पहला सिपाही परेशान होकर बोला, ये क्या हो रहा है? मारिया ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया और साथ ही पुरस्रार आवाज बनाकर बोली, मैं इस हवेली की बदरू हूं, भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डियों की यखनी पी जाऊंगी। गैबी आवाज का सुनना था कि दोनों सिपाही सर पर पांव रखकर भाग गए। अब मारिया को ख्याल आया कि चाबी तो अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन दोनों सिपाही खौफजदा होकर इतनी तेज भागे थे कि अपनी पगड़ियां और बंदूकें भी वहां फेंक गए थे और खेतों में नजरों से ओझल हो चुके थे। मारिया ने मैदान साफ पाकर हवेली के दरवाजे पर लगे ताले को देखा, फिर एक ही झटके से ताला तोड़कर फेंक दिया। दरवाजा खुल गया। मारिया हवेली में दाखिल हो गई। हवेली में अंधेरा सा छाया हुआ था। वो सीधी जागीरदार के कमरे में गई। कमरा बिल्कुल खाली था। समझ गई कि जागीरदार अपने खुफिया तहखाने में जाकर छुप गया है। वो राहदारियों और कमरों से होती उस जगह आ गई जहां तंग और तारीक रास्ता तहखाने को जाता था। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। उसके कंधे पर बंदूक थी। उससे भी निपटना बहुत जरूरी था। सिपाही को कोई खबर नहीं थी कि मारिया उसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। मारिया ने करीब आकर सिपाही की बंदूक छीन ली। सिपाही हड़बड़ाकर दीवार के साथ लग गया और फटी फटी आंखों से नीम अंधेरे में इधर उधर तकने लगा। उसकी बंदूक उसके हाथ से एकदम गायब हो गई थी। मारिया ने आहिस्ता से कहा, भाग जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी, मैं इस हवेली का ही बदरू हूं। सिपाही ने जो ही बदरू की आवाज सुनी उस पर लर्जा तारी हो गया। उसकी टांगें कांपने लगी। मारिया ने एक लात उसकी कमर पर मारकर कहा, भागो। सिपाही को जैसे किसी ने चाबी दे दी। वो उछला और ऐसा भागा कि मुड़कर भी पीछे न देखा। मारिया ने अब आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर वाले सिपाही ने बुलंद आवाज से पूछा, क्या बात है? मारिया ने कोई जवाब न दिया, बल्कि एक बार फिर दस्तक दी। अब के अंदर से जागीरदार बुलंद आवाज से गरजा, क्या बात है बदतमीज, क्यों दरवाजे पर हाथ मार रहे हो? मारिया खामोश रही। अंदर भी खामोशी छा गई। जागीरदार ने सिपाही से सरगोशी में कहा, दरवाजा हरगिज न खोलना, दाल में कुछ काला काला है। सिपाही भी घबरा गया। जागीरदार को खौफ और दहशत से पसीना आने लगा था। हवेली में बदरू की मौजूदगी से वो कांप रहा था। दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। फिर मारिया ने बड़ी डरावनी चुड़ैलों जैसी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, मैं खीर लाई हूं, खीर खा लो और सो जाओ। ये आवाज इस कदर भयानक और डरा देने वाली थी कि जागीरदार और सिपाही दोनों की गिगी बन गई। रंग जर्द पड़ गया, हाथ पांव सर्द पड़ गए। सिपाही ने हकलाते हुए कहा, बदरू, और उसके साथ ही सिपाही गश खाकर गिर पड़ा। जागीरदार ने सिपाही को गिरते देखा तो परेशान हो गया। अकेला रह गया था। उसने दरवाजे को गौर से देखा। दरवाजा बंद था, ताला भी लगा था। उसके बावजूद उसे यकीन था कि बदरू अंदर आ जाएगी। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मारिया अंदर दाखिल हो गई थी। जागीरदार उसे देख नहीं सकता था। वो समझ गया कि बदरू उसके कमरे में आ गई है। मारिया दरवाजे के करीब कुछ देर खड़ी रही और गौर से जागीरदार को तकती रही और फिर सोचने लगी। दिल में सोचने लगी कि ये वो शख्स है जिसने आज तक न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया है। ये एक बेहद जालिम इंसान है। अगर ये जिंदा रहा तो अभी न जाने और कितने इंसानों को हिलाक कर डालेगा। मारिया ने कहा, मैं खीर लाई हूं तुम्हारे लिए, खाओगे? ये आवाज मारिया ने बड़ी बनाकर निकाली थी और जागीरदार सहम गया। उसने हाथ बांध कर कहा, ए बदरू, मुझे माफ कर दे, ये खीर वापस ले जा। मारिया ने चीख मारकर कहा, हरगिज नहीं, मौत के फरिश्ते ने खीर दोजख में पकाकर तुम्हारे लिए भेजी है, तुम्हें ये खीर खानी होगी। जागीरदार कांप रहा था। मारिया ने कहा, चलो कमरे से बाहर निकलो, इस तरफ चलो जहां तुमने गड़े में भूखे आदमखोर कुत्ते पाल रखे हैं। जागीरदार के खौफ से दांत बजने लगे। वो समझ गया कि रूह उसे मारना चाहती है। जल्दी से हाथ बांध कर बोला, माफ कर दो ए रूह, मैं माफी मांगता हूं। मारिया ने गिरे हुए बेहोश सिपाही की बंदूक उठा ली और उसकी नाली जागीरदार की गर्दन के साथ लगाकर कहा, चुपचाप कुत्तों के गार की तरफ चलो, अगर इधर उधर भागने की कोशिश की तो मैं गोली चलाकर उड़ा दूंगी। जागीरदार सहमा सहमा मारिया के आगे चल पड़ा। मारिया उसे कुत्तों के गड़े के किनारे पर ले आई। कुत्ते अभी तक भूखे थे। उन्होंने ऊपर इंसान को देखा तो मचलने और भौंकने लगे। वो भूख से बेताब होने लगे, गोया भौंक भौंक कर कह रहे हो कि जल्दी से हमें एक और आदमी खिला दो, हमें भूख लगी है। उन्हें क्या मालूम था कि आज उनका मालिक ही उनकी भूख मिटाने के लिए उनके पास आ रहा है। मारिया ने जब देखा कि जागीरदार गड़े के किनारों पर पहुंच गया है तो उसने उसे धक्का दे दिया। एक चीख के साथ जागीरदार भूखे कुत्तों के दरमियान गिर पड़ा और उसकी चीख कुत्तों के भौंकने की आवाजों में गुम हो गई। जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल चुकी थी। मारिया वहां से सीधी कब्रिस्तान पहुंची। गुलाम और चीनी को साथ लिया। चीनी लड़की को उसके माँ बाप के घर पहुंचाया और हवेली गुलाम के हवाले कर दी। गुलाम ने हवेली का मालिक बनते ही सारे गुलाम आजाद कर दिए और चीनी लड़की से शादी करके खुश खुश जिंदगी बसर करने लगा। मारिया वहां से रुखसत होकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। अब हम अंबर की खबर लेते हैं। आप सुन चुके हैं कि अंबर एक खलाई जहाज में सवार है जो उसे लेकर जमीन से करोड़ों बल्कि अरबों मील आगे खला में निकल गया है। अंबर को जमीन एक लीमू की तरह दिखाई दे रही है। चांद भी उसके बहुत पीछे रह गया है और अब एक सितारे की तरह चमक रहा था।
अंबर इस ख्याल से परेशान था कि ये रॉकेट आखिर कहाँ जाकर रुकेगा। एक बात जाहिर थी कि किसी न किसी सितारे की कशिश उसे अपनी तरफ खींच रही थी, और ये सितारा कोई ना कोई सूरज ही हो सकता था, क्योंकि खला में जितने सितारे हैं वो सब सूरज हैं। और में इतनी ज़बरदस्त आग जल रही है, बल्कि गैसें जल रही हैं कि अगर इंसान उनके 1 करोड़ मील भी करीब जाए तो जल कर भस्म हो जाए। अंबर ने मशीनों की सुइयों की तरफ देखा। सारी सुइयां बेकार हो गई थी और हैरत अंगेज रफ्तार जाहिर कर रही थी। नीचे ज़मीन वालों के साथ वायरलेस पर बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ज़मीन से अंबर का रिश्ता टूट चुका था। अंबर ने सुना कि वायरलेस सेट में अजीब किस्म के सिग्नल आ रहे हैं। यह सिग्नल टू 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 की आवाज़ थी, जो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती थी। अंबर ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया कि यह सिग्नल किसी सियारे के तो नहीं है, क्योंकि सियारे पर जिंदगी हो सकती थी, मगर वहां करीब करीब कोई भी सियारा नहीं था। शाब साकिब यानी टूटे हुए सितारों के टुकड़े अंबर के रॉकेट से टकराते तो रॉकेट जबरदस्त धचका खाता। अंबर की जिंदगी का ये एक बिल्कुल ही अनोखा सफर था। वो कई हजार सालों से जिंदा चला रहा था। उसने कई बादशाहों के दौर देखे थे, हजारों दुश्वार गुजार सफर किए थे, मगर ये सफर उन सब से मुख्तलिफ था, नया और पुरखतर तरीन था। जो जो वक्त गुजर रहा था, अंबर की परेशानी बढ़ रही थी, इसलिए कि उसे डर था कि अगर ये खलाई जहाज किसी सूरज के भड़कते अलाव में दाखिल हो गया तो वो भी उसके साथ ही भाप बनकर उड़ जाएगा। खुदा जाने इस दफा वो जिंदा रह सकेगा या ना रह सकेगा। जमीन पर तो उसे हमेशा जिंदा रहने के लिए कह दिया गया था, और वो हमेशा से जिंदा था, लेकिन ये आसमान था, खला था। क्या खबर यहाँ किस किस्म के हालात पेश आ जाएं, और फिर जमीन का कानून यहाँ लागू होता ही हो या ना हो। अभी अंबर ये सोच ही रहा था कि वायरलेस पर फिर सिग्नल सुनाई देने लगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अंबर, मारिया और नाग, इन तीनों को ये कुदरत हासिल थी कि वो दुनिया की हर जुबान समझ सकते थे, बल्कि ऐसी जुबान भी समझ लेते थे जिसका ताल्लुक सितारों से हो। चुनाचे अंबर ने गौर किया तो सिग्नल पर उसे कहा जा रहा था, तुम कौन हो, किधर जा रहे हो? अंबर ने जवाब में सिग्नल पर कहा, मेरे रॉकेट में कोई खराबी पैदा हो गई है, वो मेरे काबू में नहीं रहा। तुम कहाँ से बोल रहे हो? सिग्नल आया, तुम एक ऐसे सितारे की तरफ बढ़ रहे हो जिसकी दहकती हुई आग तुम्हें करोड़ों मील दूर ही से भस्म करके राख कर देगी। फिर मैं क्या करूं? क्या तुम मेरे रॉकेट को ठीक कर सकते हो? ये एक भद्दी सी मशीन है। बहरहाल हम तुम्हें अपना रॉकेट भेज रहे हैं, तुम हमारे रॉकेट पर सवार हो जाना। उसके बाद सिग्नल आना बंद हो गए। अंबर ने सोचा, ये लोग किस सितारे पर आबाद हैं, वहां क्या होगा, किस किस्म के लोग होंगे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इतना उसे इल्म हो गया था कि जिस सितारे से उसे सिग्नल आ रहे थे वो कोई ऐसी मखलूक आबाद है जो साइंस में बहुत तरक्की कर चुकी है। जब भी तो वो उसके जदीद तरीन रॉकेट को भद्दी मशीन कह रहे थे। अंबर ने गोल खिड़की में से बाहर देखा। आसमान स्याह था और दूर दूर सितारे अंगारों की तरह दहक रहे थे। ना वो झिलमिला रहे थे ना चमक रहे थे, क्योंकि झिलमिलाहट और चमक तो फिजा के जरों की वजह से आती है, और खला में ना फिजा होती है और ना जरे होते हैं। अंबर ने सामने देखा तो एक दहकता हुआ सूरज उसके रॉकेट के करीब आ रहा था। यही वो सूरज था जिसके बारे में सितारे की मखलूक ने सिग्नल पर उसे खबरदार किया था। बाहर खला में यकीनन गर्मी थी, सख्त गर्मी थी। रॉकेट के अंदर भी गर्मी ने असर नहीं दिखाना शुरू किया था। इतने में अंबर ने एक अजीब किस्म की सीटी की आवाज़ सुनी। उसने रॉकेट की पिछली खिड़की से देखा तो उसे आसमान पर एक गोल तश्तरी सी घूमती नजर आई। ये तश्तरी करीब आ रही थी, उसके पीछे से रोशनी निकल रही थी। एकदम से सिग्नल बोल उठा, रॉकेट छोड़कर इस तश्तरी में आने के लिए तैयार हो जाओ। अंबर पहले ही से तैयार था। अब तश्तरी उसके रॉकेट के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गई। थोड़ी ही देर के बाद उसके रॉकेट की छत में सुराख हो गया और एक चमकती हुई चांदी जैसी सीढ़ी नीचे उतरी। अंबर उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा। तश्तरी का पैंदा रॉकेट की छत के बिल्कुल साथ मिल गया था। अंबर तश्तरी में दाखिल हो गया। उसके दाखिल होते ही सीढ़ी वापस आ गई और दरवाजा बंद हो गया। अंबर ने देखा कि वो एक गोल कमरे में है, जिसकी छत पर नीले रंग के शीशों के तिकोने और चौकोर टुकड़े लगे हैं। कमरा रोशन था, मगर बल्ब वगैरह कहीं नजर नहीं आ रहा था। गोल दीवारों के साथ साथ छोटे छोटे कंप्यूटर किस्म की चंद एक मशीनें लगी थी। कोने में एक गोल शीशे का सिलेंडर रखा हुआ था। उसे आवाज आई, इस सिलेंडर के अंदर दाखिल होकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। अंबर जरा हिचकिचाया, मगर अब वो उन तशरीहों वालों के रहमो कर अंबर था। वो शीशे के सिलेंडर में दाखिल हो गया। अंदर से उसने दरवाजा बंद कर लिया। दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें तेज किस्म की नीली रोशनी से चकाचौंध हो गई। उसने आंखें बंद कर लीं। एक सेकंड के अंदर अंदर उसे यूं लगा जैसे उसका जिस्म हवा बनकर खला में उड़ रहा है। उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने आप को खला में उड़ता देखे। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो खला में उड़ नहीं रहा, बल्कि उसी सिलेंडर में था, मगर कमरा वो नहीं था। हकीकत ये थी कि वो तश्तरी से तलील होकर ऊपर सियारे पर आ गया था। सिलेंडर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अंबर सिलेंडर से बाहर आ गया। उसे देखा कि एक कमरा गोल नहीं था, तिकोना था। छत पर सुर्ख शीशे के टुकड़े लगे थे। बीच में एक गोल मेज था जो सोने की तरह चमक रहा था। उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। उसने गहरा सांस लेकर महसूस किया कि फजा में किसी खास किस्म की खुशगवार सी महक फैली हुई थी। इतने में उसे फिर सिग्नल हुआ, यहाँ से सीधा कमरे के कोने की तरफ चलो। अंबर कोने की तरफ बढ़ा। दीवार के करीब आया तो एक दरवाजा खुल गया। अंबर दरवाजे में से गुजरकर एक दूसरे कमरे में आ गया। ये एक खुला हाल नुमा कमरा था।
दरमियान में सोने का एक तख्त बिछा था। इर्द गिर्द सोने की कुर्सियां रखी थी जिन पर बड़े बड़े सुर्ख याकूत और लाल जड़े हुए थे। अंबर ने करीब जाकर देखा, दीवारों पर भी हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। ये सारे के सारे असली जवाहरात थे। मालूम हुआ कि इस सियारे पर जवाहरात कसरत से पाए जाते हैं। इतने में एक दीवार शक हुई और दो आदमी नमदार हुए। अंबर को वो आदमी ही लगे, मगर गौर से देखा तो उनके चेहरे तिकोने थे, कान गायब थे, माथे पर सिर्फ एक आंख थी, टांग भी एक ही थी, नाक आलूचे ऐसी थी और मुंह की जगह एक सुराख था। कद अंबर से छोटा था और दोनों बाजुओं के आगे हाथों की जगह एक एक उंगली लटकी हुई थी। अंबर इस अजीब मखलूक को देखकर हैरान रह गया। दोनों आदमी उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। अंबर को उनके जिस्मों से निकलती अजीब सी खुशबू महसूस हुई। उसके बाद उसी दरवाजे से एक उसी तरह का आदमी निकला। उसके तिकोने सर पर एक ताज था जिसमें एरियल लगा था। एरियल पर ज़मुर्द और हीरे लगे हुए थे। वो आकर सोफे के तख्त पर खड़ा हो गया। चूंकि उनकी एक टांग थी इसलिए वो यूं चलते थे जैसे जिस तरह के मोटर चलती है। अंबर खामोश खड़ा उस ताज वाले आदमी को देख रहा था। उसकी इकलौती आंख भी अंबर को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। फिर उसकी आंख में से एक शुआ निकली और अंबर के जिस्म पर पड़ी। अंबर को यूं लगा जैसे कोई उसे बैठने पर मजबूर कर रहा है। अंबर बैठ गया। ताज वाला बोला, तुम हमारी जुबान किस तरह समझ लेते हो? यह बात उस आदमी ने मुंह से सीटी की आवाज निकाल कर कही थी। अंबर उस सीटी के मानी समझ गया था। अंबर ने उसे बताया कि जमीन पर उसे कुदरत ने यह ताकत अता कर रखी है कि वो दुनिया और खला की हर मखलूक की जुबान समझ लेता है। ताज वाले आदमी ने कहा, तुम जमीन वाले खला में अपने जो छोटे छोटे खिलौने बेचते रहते हो, हम उससे बेखबर नहीं है, मगर इन खिलौनों से हमें चूंकि कोई खतरा नहीं, इसलिए तुम लोगों को हमने कभी कुछ नहीं कहा। अंबर ने पूछा, आप लोग इस सियारे पर कब से आबाद हैं और आपकी शक्ल हम लोगों से मुख्तलिफ क्यों है? उसने कहा, यह हमारे सियारे की आब हवा का असर है। हम लोग इस सियारे पर अरबों साल से आबाद हैं। अंबर ने कहा, आप लोग मुझसे क्या सलूक करना चाहते हैं? ताज वाला बोला, तुमने हमारी जुबान में बात करके हमारे दिल मोह लिए हैं। हमें ऐसा लगता है कि तुम भी हम में से हो, इसलिए अब हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी तुम्हारी जमीन का कोई इंसान पहली बार हमारे सियारे पर आया है। हम तुम्हें अपने अजायब घर में रखेंगे। अंबर कांप उठा। ये कमबख्त क्या सोच रहा है? ये तो उसे अजायब घर की किसी शीशे की अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए कैद करने के बारे में सोच रहा है। उसने कहा, क्या आप मुझे कैद कर रहे हैं? ताज वाला आदमी सीटी बजाकर हंसा और बोला, नहीं, तुम्हें अजायब घर में चलने फिरने की इजाजत होगी, मगर तुम उस अजायब घर से बाहर नहीं निकल सकोगे। अगर तुमने बाहर निकलने की कोशिश की तो तुम्हें 11 करोड़ वोल्ट बिजली का ऐसा झटका लगेगा जो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। मगर हम तुम्हारी बड़ी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। तुम्हें तुम्हारी जमीन के मुताबिक खाने को दूध और फल देंगे। हमारे एक फार्म में तुम्हारी जमीन के मुताबिक फल उगाए जाते हैं और बकरियां दूध भी देती हैं। अंबर कुछ कहने ही वाला था कि ताज वाले ने हाथ खड़ा करके उंगली हिलाई। दोनों आदमी आगे बढ़े। उन्होंने अंबर को बड़ी आसानी से यूं अपने हाथों में उठा लिया जैसे अंबर कोई लकड़ी का हल्का सा खिलौना हो। वो उसे लेकर एक कमरे में आ गए। यहाँ एक शीशे की छोटी सी मोटर खड़ी थी। अंबर को उसमें बिठाकर उसका बटन दबा दिया गया। मोटर बिजली की तेजी के साथ एक सुरंग में से गुजरने लगी। थोड़ी देर बाद ये एक मोटर एक हाल कमरे में आ गई। यहाँ इस किस्म के एक आदमी ने अंबर को मोटर में से निकालकर हाथ पर उठा लिया। खुदा जाने उन लोगों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि उन्हें अंबर का कोई बोझ महसूस नहीं होता था। शायद इस सियारे पर जमीन के मादे का मामूली वजन था, या फिर इस सियारे के मखलूक में ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो जमीन के 2-3 मन वजन को आसानी से एक हाथ से बल्कि एक उंगली से उठा लेते थे। बहरहाल ये तजर्बा अंबर के लिए बिल्कुल नया था। वो आदमी अंबर को उठाए एक शीशे की दीवारों वाले कमरे में ले आया। तुम यहाँ रहोगे। और अंबर को अजायब घर के उस कमरे में छोड़कर वो चला गया। अंबर ने देखा कि शीशे की दीवारों वाले उस कमरे के पहलू में एक एक मेज कुर्सी रखी थी। कोने में सोने के तारों वाला भारी पर्दा गिरा था। अंबर ने पर्दा उठाकर देखा, यह सोने का कमरा था। फर्श पर चांदी का तख्त बिछा था जिस पर रबड़ की किस्म का सब्ज रंग का गद्दा और सराहना रखा था, और साथ ही बाथरूम था। मेज पर खाने को फल और दूध पड़ा था। अंबर ने फलों का गौर से देखा। ये दूर से संतरे लगते थे। करीब गया तो मालूम हुआ कि आम की किस्म का कोई फल है। अंबर ने उसे चूसना चाहा, मगर गूदा उसके अंदर से ना निकला। अंबर ने छुरी से काटा, खाया तो जायका बिल्कुल सेब जैसा था, बेहद लजीज और ताकत बख्श था। अंबर को भूख महसूस हो रही थी। एक सेब खाकर उसने दूध पिया। दूध का जायका बिल्कुल हमारे यहाँ की बकरी के दूध जैसा था। अंबर बिस्तर पर लेटने लगा तो उसे एक झटका लगा और बिस्तर ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसके साथ ही हल्की सी सीटी की आवाज आई जिसका मतलब था, अभी सोने का वक्त नहीं है, तुम्हें कमरे में जाकर बैठना है ताकि अजायब घर में आए हुए लोग तुम्हें देखकर खुश हों। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि ये उन लोगों की कमाल की मशीनरी है। वो बाहर शीशे के कमरे में आ गया। अंबर की ड्यूटी लग गई कि वो सुबह से शाम तक अजायब घर में उस सियारे की मखलूक का दिल बहलाता रहे। वहाँ की एक आंख एक टांग वाली मखलूक अपने बच्चों और औरतों के साथ आती और अंबर को देखकर लुत्फ उठाती। वो आपस में बातें भी करते। अंबर उनकी बातें समझ रहा था। उनके लिए अंबर कोई जानवर था, किसी दूसरे सियारे का। रात को अंबर की ख्वाबगाह की एक खिड़की खुलती और उसमें से एक तश्त अपने आप अंदर आ जाता जिसमें फल और दूध होता। इस तरह अंबर के दिन वहां गुजरने लगे। हैरानी की बात यह थी कि उस सियारे पर वक्त कोई नहीं था।
अजायब घर में भी घड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी। अंबर की अपनी कलाई की घड़ी भी उसके अपने रॉकेट में रह गई थी। यहाँ दिन छोटा होता था, सूरज निकलता और कुछ देर के बाद ही शाम हो जाती, फिर जो रात आती तो गुजरने का नाम न लेती। खुदा जाने यहाँ की मखलूक वक्त का क्या हिसाब रखती थी। अभी तो अंबर को उन लोगों से घुल मिलकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। अंबर ने दिन रात का ये हिसाब रखा कि वो पेंसिल से एक नोटबुक में लिख लेता। 1 महीना गुजरने के बाद उसने नोटबुक पर दिन का हिसाब रखना भी छोड़ दिया। उसके बाद न जाने कितने रोज गुजर गए कि अंबर एक रोज तंग आ गया। उसने वहां से फरार होने का फैसला कर लिया। अजायब घर के बाहर बिजली की बड़ी ताकतवर रोड छोड़ दी गई थी जो इस सियारे में रहने वालों को कुछ नहीं कहती थी, मगर अंबर को खबरदार कर दिया गया था। एक दिन अंबर भागने के लिए तैयार हो गया। लोग अजायब घर से जा चुके थे। अजायब घर के बरकी दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अंबर ने अपने बिस्तर से उठकर पर्दा हटाकर देखा। हाल कमरा खाली था। छत में लगे शीशे के टुकड़ों से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अंबर हाल कमरे में आ गया। फिर वो दीवार के साथ साथ खिसकता एक बरकी दरवाजे के पास आकर रुक गया। वहां कोई दरवाजा बना हुआ नहीं था, मगर उसका अंदाजा था कि हर रोज दरवाजा उसी जगह से खुलता है। उसे यह भी डर था कि कहीं किसी खुफिया कैमरे की आंख उसे देख न रही हो। अंबर ने दरवाजे वाली जगह पर दीवार पर हाथ फेरा। उसे एक छोटा सा बटन दीवार में लगा महसूस हुआ। अंबर ने बटन दबाया तो दरवाजा बगैर किसी आवाज के खुल गया। अंबर ने चौकस होकर इर्द गिर्द देखा। हाल में गहरी खामोशी छा रही थी। वहां कोई नहीं था। अंबर दरवाजे में से गुजर गया। बाहर एक गैलरी सी थी जिसकी गोल छत के साथ तिकोने फानूस लटक रहे थे। ये बुझे हुए थे या खुदा जाने ये क्या शय है। अंबर गैलरी के दीवार के साथ साथ चलता आगे बढ़ा। काफी आगे जाकर एक संगे मरमर कर सफेद दलान आ गया जिसके आगे 3-4 सीढ़ियां थी। अंबर सीढ़ियां उतर गया। एक तंग सा रास्ता शुरू हो गया जिसने अंबर को एक दीवार के पास पहुंचा दिया। दीवार ने रास्ता बंद कर दिया। अंबर को यकीन था कि यहाँ कहीं दरवाजा जरूर है, क्योंकि ये रास्ता अचानक यूं बंद नहीं हो सकता। उसने दीवार को टटोला। एक जगह खुफिया मेख मिल गई। अंबर ने मेख को जरा सा दबाया। दीवार में एक रास्ता बन गया। अंबर अंदर गया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंबर के अंदर जाती वो जगह रोशन हो गई। अंबर दंग सा होकर रह गया। उसके सामने एक उड़न तश्तरी कमरे के वस्त में खड़ी थी। जरूर ये इन लोगों का लॉन्चिंग पैड है, यानी इस जगह से उड़न तश्तरियां आसमान की तरफ परवाज करती हैं। अंबर के दिल में ख्याल आया कि यहाँ से इसी वक्त फरार हो जाना चाहिए। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये सोचकर अंबर ने उड़न तश्तरी के दरवाजे का बटन दबाया कि उसे खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसे ये मालूम था कि जब वो यहाँ से उड़ा तो सियारे की मखलूक यकीनन उसका पीछा करेगी, बल्कि उस पर हमला भी करेगी। इसके बावजूद अंबर वहाँ की बेरस उकता देने वाली जिंदगी से इस कदर बेजार हो गया था कि वो मर जाना ज्यादा पसंद करता था बनिस्बत उसके कि इस गैर इंसानी दुनिया पर रहे। अंबर तश्तरी के अंदर आ गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और मशीन को गौर से तकने लगा। उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उन लोगों की जुबान से वाकिफ था। मुख्तलिफ आलात के बटनों पर मुख्तलिफ इशारे लिखे थे जिन्हें अंबर बखूबी समझ रहा था। बस उसने एक बटन दबाया ही था कि कमरे के ऊपर की छत बीच में से खुल गई। गोया उड़न तश्तरी अब इसमें से गुजर सकती थी। अंबर ने आलात पर लिखी हिदायत के मुताबिक दूसरा बटन दबाया। कुछ रूसी साइंसदानों ने रॉकेट और खलाई जहाज़ों की मशीनरी के बारे में अंबर को मालूमात मुहैया कर दी थी। दूसरे बटन के दबाते ही उड़न तश्तरी में हल्की हल्की गूंज सी पैदा होने लगी। गोया तश्तरी की मशीन चालू हो गई थी। अंबर ने हालात को गौर से देखा, फिर एक छोटे से चांदी के हैंडल को अपनी तरफ खींचा ही था कि तश्तरी कमरे के फर्श से ऊपर उठना शुरू हो गई। फिर वो कमरे की छत में से निकलकर ऊपर खुली फिजा में आ गई। अंबर ने दूसरे हैंडल को खींचा तो उसे एक हल्का सा झटका लगा। अब जो उसने तश्तरी की गोल शीशा लगी खिड़की में से बाहर देखा तो मारे हैरत के उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खुदा जाने एक सेकंड में वो कितने मील ऊपर आसमान में उड़ चुका था कि उसे वह सियारा छोटा सा दिखाई दे रहा था जहां एक सेकंड पहले वो कैद की जिंदगी बसर कर रहा था। इतनी तेजी से उसने कभी सफर न किया था। उड़न तश्तरी तो सियारे की फजा से बिल्कुल ऐसे ऊपर निकल गई थी जिस तरह पिस्तौल में से गोली निकलती है, बल्कि इससे भी ज्यादा रफ्तार के साथ। खुदा जाने क्या बात हुई कि सियारे की मखलूक को अंबर के फरार की कानों कान खबर न हुई। शायद रात के वक्त वो लोग बहरे हो जाते थे, अंधे हो जाते थे कि उनके कंप्यूटरों ने अंबर के फरार का एक भी सुराग न दिया। बहरहाल अंबर खुश था कि वह सियारों की मखलूक को उसकी कैद से बाहर निकल आया था। अब ये अलग बात थी कि उसे यह मालूम न था कि वो कहाँ जा रहा है। ये उड़न तश्तरी उसे कहाँ लिए जा रही है। क्या उसे किसी दूसरे सूरज में तो जाकर नहीं डाल देगी। कुछ ही देर बाद सियारा एक छोटी सी गेंद की तरह नजर आने लगा। उड़न तश्तरी सियारों और सितारों को पीछे छोड़ती किसी नामालूम मंजिल की तरफ भागी चली जा रही थी। उसको भी मालूम नहीं था कि उड़न तश्तरी की मंजिल कौन सी है, वो कहाँ जाकर रुकेगी, कब रुकेगी, रुकेगी भी या नहीं, और क्या खबर के अचानक किसी सूरज के सामने जाकर उसके शोलों में गिरकर खाक हो जाए, बल्कि भाप बनकर उड़ जाए। खला में रात ही रात थी। बाहर खला में गहरा से अंधेरा था जिसमें सितारे दूर दूर अंगारों की तरह दहक रहे थे। ना वो टिमटिमा रहे थे ना झिलमिला रहे थे। तसल्ली की बात यह थी कि सामने कोई सूरज भी नहीं था कि जो तश्तरी को अपनी तरफ खींच रहा हो और जिसकी वजह से परेशानी हो। तश्तरी में खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान मौजूद था। अंबर को जब नींद आ जाती तो सो जाता, जब नींद खत्म हो जाती तो उठकर बैठ जाता।
इस तरह खुदा जाने कितनी रातें और कितने दिन गुजर गए कि एक रोज़ या एक रात अचानक उड़न तश्तरी की स्क्रीन पर एक सियारे की तस्वीर उभरी। उसकी शक्ल लंबुदरी थी और उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे। अंबर ने महसूस किया कि तश्तरी अपने आप उस सियारे की तरफ चली जा रही थी। उसने तश्तरी को रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसमें कामयाब ना हो सका। तश्तरी बड़ी तेजी से उस लंबूतरे सियारे की तरफ भागी जा रही थी। अंबर को नींद आ गई। वो स्क्रीन पर सियारे को करीब से करीब आते देख देख कर थक गया था। वो सो गया। जब बेदार हुआ तो उसे एक झटका सा लगा। पहली बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि तश्तरी की ग्रिल शीशे वाली खिड़कियों में से चांदनी की हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंबर शीशे वाली खिड़की के साथ लग गया और बाहर तकने लगा। एक बार तो वो धोखा खा गया कि अपनी ज़मीन पर है, क्योंकि बाहर से ऊंचे ऊंचे घने दरख्त और घनी झाड़ियां नजर आनी थी। उड़न तश्तरी उस लंबूतरे सियारे के किसी जंगल में रातों रात आकर उतर गई। उसकी मशीन अपने आप बंद हो गई। अंदर सिर्फ छत की धीमी रोशनी जल रही थी। अंबर ने सोचा कि क्या वो तश्तरी से बाहर निकले। उसे कोई खबर नहीं थी कि बाहर की फ़ज़ा कैसी है। उसे नए सियारे की फ़ज़ा में ऑक्सीजन है या नहीं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में तो उसे यकीन हो गया था कि इस सियारे में ज़रूर होगी, क्योंकि दरख्त वहीं होते हैं जहाँ ये दोनों गैसें मौजूद होती हैं। अगर इस सियारे पर ऑक्सीजन गैस है तो फिर वो बेधड़क बाहर निकल सकता था। अंबर ने तश्तरी की रोशनी बुझा दी, अपना पिस्तौल और गोलियों की पेटी बांधी और तश्तरी का दरवाज़ा खोल दिया। हवा का ठंडा झोंका उसके जिस्म से टकराया तो उसकी तबीयत बशाश हो गई। ये बिल्कुल उसकी अपनी ज़मीन की हवा थी। फिर उसने महसूस किया कि वो एक कुएं के अंदर है, यानी उड़न तश्तरी किसी गहरे कुएं के अंदर उतर गई है। सामने कुएं की गोल दीवार थी। अंबर ने तश्तरी के अंदर से सफ़ेद चमकीली धात की हल्की ऑटोमेटिक सीढ़ी बाहर निकाली और तश्तरी रखकर कुएं की दीवार से लगा दी। बटन के दबते ही सीढ़ियां ऊपर उठने लगी और कुएं से बाहर निकल गई। अंबर सीढ़ी पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गया। उसने बटन दबाकर सीढ़ी दोबारा नीचे भेज दी और खुद इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जिन्हें वो दरख्त और झाड़ियां समझता था वो घनी सब्ज बेलें थीं जो कुएं के अंदर तक उतर गई थीं। बाहर आकर उसको वाकई अपने सामने ऊंचे घने दरख्त और घनी झाड़ियां नजर आईं। चांदनी दरख्तों से छन कर नीचे कुएं में जा रही थी। उस चांदनी की रोशनी अंबर को अपनी तश्तरी की खिड़कियों पर दिखाई दे रही थी। अंबर ने बड़े गौर से इर्द गिर्द के माहौल को देखा। हवा को सूंघा। हवा में सब्जे की महक थी, बिल्कुल अपनी ज़मीन की तरह। दरख्त भी अपनी ज़मीन ही की तरह थे। एक बार तो वो धोखा खा गया कि शायद दोबारा अपनी ज़मीन पर वापस आ गया है, मगर तश्तरी की स्क्रीन पर उसने सियारे को लंबूतरा देखा था, जबकि उसकी अपनी ज़मीन ऐसी नहीं थी। अंबर ने इधर उधर से लंबी लंबी टहनियों वाली झाड़ियाँ तोड़कर कुएं के ऊपर इस तरह डाल दी कि तश्तरी बिल्कुल छुप गई। अब वो दरख्तों के नीचे से होकर आगे को चला। दरख्तों के झुंड खत्म हो गए। अब उसे चांदनी में सामने वादी नजर आई। यहाँ इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे खजूरों के दरख्तों के झुंड थे। एक नदी उसके करीब से गुजर रही थी। अंबर ने झुककर पानी को हाथ में लेकर गौर से देखा, फिर उसे चखा। बड़ा मीठा और साफ पानी था। उस सियारे पर बिल्कुल अपनी ज़मीन की तरह की फ़ज़ा थी। अंबर नदी के साथ साथ चल पड़ा। आगे जाकर नदी बाएं जाने को मुड़ गई तो वो भी उसके साथ ही घूम गया। अब उसने दूर एक टीले पर एक छोटे से किले को देखा, जिसका स्याह खाका चांदनी रात में साफ नजर आ रहा था। किले की ऊपर वाली मंजिल की दाएं जानिब किसी जगह से धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। अंबर रुक कर सोचने लगा कि ये कौन सी ज़मीन है, कौन सा मुल्क है, यहाँ कौन लोग रहते हैं, वो किस दुनिया में आ गया है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसे एक औरत की सिसकियाँ ले लेकर रोने की आवाज़ आई। अंबर आवाज़ की तरफ बढ़ा। ये आवाज़ एक चट्टान के पीछे से आ रही थी। अंबर ने चट्टान की ओट में होकर दूसरी तरफ निगाह दौड़ाई। चांदनी फैली हुई थी, जिसमें सारा मंजर साफ नजर आ रहा था। क्या देखता है कि एक ऊंचा लंबा आदमी है जिसने सर पर टोपी पहन रखी है। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ा है, पास ही एक घोड़ा खड़ा है। एक लंबे बालों वाली औरत दुजानू होकर जमीन पर अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे रो रही है। अंबर हैरान होकर यह मंजर तकने लगा। उस औरत ने रोते रोते हाथ उठाकर कहा, रब्बे मरदूक के लिए मेरा सर ना काटो, मैं तुम्हें इकलौते बच्चे का वास्ता देती हूँ, मुझ पर रहम करो। ऊंचे लंबे आदमी ने कहा, तुम्हारा सर काटकर मुझे तुम्हारे बच्चे को भी आग में डालना है। शहंशाह बाबुल सियाकरीब के हुक्म पर तुम्हें कत्ल किया जा रहा है। अंबर एक बार तो अपनी जगह से हिल गया। ये वो क्या सुन रहा था? चूंकि तारीख के हर पुराने दौर में से गुजर कर आया था, इसलिए उसे तमाम पुरानी तहजीबों की जुबानों से वाकफियत थी। वो औरत और आदमी आज से 3000 साल पहले की अशूरी जुबान में बातें कर रहे थे। तो क्या वो बाबुल के बादशाह सीनाकरीब के अहद में आ गया है? ये कैसे हो सकता है? मगर सब कुछ हो सकता था, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था और अभी बहुत कुछ होने वाला था। उसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उस औरत की जान बचाने की थी। अंबर ने अपनी दुनिया का मॉडर्न लिबास पहन रखा था, यानी एक पतलून, चमड़े की जैकेट, पाँव में फुल बूट और कमर के साथ पिस्तौल लगा था जो गोलियों से भरा हुआ था। पेटी में फालतू गोलियां भी लगी थी। अंबर एकदम से सामने आ गया। उसे देखकर जल्लाद ने चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? चले जाओ, मैं इस किले के हाकिम की तरफ से इस औरत का सर काट रहा हूँ। अंबर ने कहा, इस औरत को छोड़ दो। अब वो औरत भी रहम तलब और कुछ हैरान हैरान नजरों से अंबर को तक रही थी। चांदनी में अंबर का लिबास साफ नजर आ रहा था। औरत और जल्लाद उसके लिबास को देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि ये किस सितारे की मखलूक वहां आ गई है। जल्लाद ने कहा, मैं तुम्हें भी हलाक कर दूंगा, तुम कौन हो?
लिबास तुम्हारा किसी दूसरे सितारे की मखलूक का है, मगर तुम हमारी जुबान बोल रहे हो। अंबर ने कहा, मैं कौन हूँ तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। मैं आखिरी बार तुम्हें हुक्म देता हूँ कि इस औरत को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेंगे। जल्लाद तैश में आ गया। उसने कुल्हाड़े से अंबर पर हमला कर दिया। वो चाहता था कि औरत से पहले उस नई मखलूक को खत्म कर दे। कुल्हाड़े का वार अंबर के बाजू पर लगा और टकराकर उसका फल टेढ़ा हो गया। जल्लाद परेशान हो गया कि ये आदमी है कि पत्थर। अंबर ने कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम पर वार करने लगा हूँ। और उसके साथ ही अंबर ने पिस्तौल का निशाना लेकर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और गोली सीधी जल्लाद के सीने में जाकर लगी। वो टूटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। गोली के धमाके और फिर अचानक जल्लाद के जमीन पर गिरने और तड़प कर मर जाने से वो औरत खौफजदा हो गई और उसने अंबर के आगे सजदा कर दिया। अजीम मरदूख देवता, तुमने मुझे बचा लिया। अंबर ने औरत के सर पर हाथ रखकर कहा, बहन उठो और खुदा का शुक्र अदा करो। तुम्हें मरदूख देवता ने नहीं बल्कि मेरे खुदा ने बचाया है। औरत ने सर ऊपर उठाकर अंबर को देखा और कांपते हुए होंठों से कहा, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, इन बातों को छोड़ो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। उस औरत ने डरते डरते अंबर के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल को देखा और कहा, यह क्या चीज़ है जिसमें से आग का हल्का सा शोला निकला, धमाका हुआ और जल्लाद गिर कर मर गया। अंबर ने कहा, इन तमाम सवालों का जवाब मैं फिर कभी दूंगा। तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें कहाँ छोड़ाऊं कि तुम जालिमों के पंजे से आज़ाद हो चुकी हो। औरत ने कहा, मेरा नाम अबीला है, मैं इस किले के हाकिम की गरीब लौंडी हूँ। हाकिम ने एक खूबसूरत औरत से निकाह कर लिया है और अब मुझे मरवाना चाहता है। वो मेरे इकलौते बच्चे को भी आग में डालना चाहता है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? वो किले में बड़ी कनीज के पास कैद है। तुम कहाँ जाना चाहती हो? अंबर ने पूछा। अबीला ने कहा, मैं अपना बच्चा वापस लेकर यहाँ से दरिया पार अपनी गरीब माँ के पास वापस जाना पसंद करूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हें लाकर वापस कर दूंगा। किले में कदम कदम पर सख्त पहरा है, तुम अंदर न जा सकोगे। अंबर ने कहा, यह तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर ठहरा कर खुद तुम्हारे बच्चे को लेने जाऊंगा। तुम्हारे ख्याल में यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम सुकून से बैठकर मेरा इंतजार कर सको? क्योंकि हो सकता है कि मुझे वहाँ बच्चा वापस हासिल करने में कुछ वक्त लग जाए। अबीला ने कहा, यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं पनाह ले सकूँ। हाँ, अलबत्ता करीबी एक चट्टान के अंदर छोटा सा गार है। मैं बचपन में अपनी सहेलियों के साथ वहाँ खेला करती थी। उस गार में छुप कर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंबर ने अबीला को साथ लिया और चट्टान के गार में आ गया। तुम्हारे खाने पीने का क्या बंदोबस्त होगा? अबीला ने कहा, मैं जंगल के फल और नदी का पानी पीकर गुजारा कर लूंगी। तुम मेरे बच्चे को जल्दी से मेरे पास ले आओ। जालिम हुक्मरान कहीं उसे आग में न डाल दे। फिक्र न करो, मैं अभी जाता हूँ, अंबर ने कहा। अंबर उस मजलूम माँ को गार में छोड़कर खुद रात की खामोशी में ही किले की तरफ रवाना हो गया। उसने अबीला से बड़ी कनीज का नाम पूछ लिया था। उसका नाम जंतरी था और वो हाकिम की बड़ी मुंह लगी चहेती कनीज थी और अबीला की दुश्मन भी थी। उसकी साजिश से अबीला बेचारी की गर्दन काटी जा रही थी। अंबर को बड़ी हैरत थी कि वो एकदम सनिया करीब के अशूरी अहद में कैसे आ गया, क्योंकि तारीख का ये दौर तो उसकी ज़मीन पर गुजर चुका था। तो क्या तारीख उस अनोखे सियारे में अपने आप को एक बार फिर दोहरा रही थी? अगर ये बात ना होती तो वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 700 साल पहले के ज़माने में कैसे आ जाता? ये एक दिलचस्प तजुर्बा था जिसमें से अंबर एक बार फिर गुजर रहा था। रात के सन्नाटे में वो किले के करीब आ गया। किले पर अंधेरा छाया हुआ था। बाएं जाने वाली मंजिल में एक खिड़की में रोशनी हो रही थी। अंबर साइंस की दुनिया से एकदम एक बार फिर पुराने ज़माने की दुनिया में आ गया था, जहाँ ना मोटर थी, ना रेलगाड़ी और ना बिजली के कमकमों की रोशनी, ना रॉकेट, ना टेलीविज़न और ना ही रेडियो। किले की खिड़की में बड़ी मध्यम रोशनी थी। साफ मालूम हो रहा था कि यह मोमबत्ती या मशल की रोशनी है। अंबर चलते चलते किले के करीब आकर रुक गया। किले का बड़ा दरवाज़ा बंद था। बहुत बड़ा दरवाज़ा था जो जंजीरों की चरखी घुमाने से खुलता था। एक छोटा ताक भी था जो बंद था। उस ताक के खुलने से उसमें से आदमी बड़ी आसानी से गुजर सकता था। किले की दोनों जानिब 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। उनकी वर्दी पुराने जमाने के सिपाहियों जैसी थी। उन्होंने हाथों में नेज़े थाम रखे थे। वो चल फिर कर पहरा दे रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद किले के ऊपर वाले पहरेदार की आवाज़ आती। वो अशूरी जुबान में कहता, होशियार, खबरदार। उसके जवाब में नीचे के पहरेदार भी बारी बारी कहते, फिक्र ना करो, सब ठीक है। अंबर सोचता रहा कि किले के अंदर कैसे दाखिल हो। वो सामने वाले दरवाजे से अंदर नहीं जा सकता था। फिर वो क्या करे? किले के इर्द गिर्द खाई बनी थी जिसमें पानी छोड़ा हुआ था। अंबर को मालूम था कि पुराने ज़माने में इस किस्म के किलों के इर्द गिर्द गहरी खाइयाँ होती थी जिनका पानी बड़ा डोंगा होता था। अंबर ने ज़रा परे हटकर खाई के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। वो किले के पीछे आ गया। यहाँ पहरेदार कोई नहीं था। अगर किले के ऊपर से कभी किसी सिपाही की आवाज़ आ जाती थी, होशियार, खबरदार। किला 3 मंजिला था, बहुत ऊंचा था। अंबर उस खिड़की के नीचे आ गया जहाँ रोशनी हो रही थी। यह किले की 3री मंजिल थी। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कोई ऐसा दरख्त भी नहीं था जिसकी शाखें किले के ऊपर तक गई हों। अंबर अभी सोच ही रहा था कि अचानक खिड़की में से किसी ने झांक कर नीचे देखा। अंबर झाड़ियों की ओट में हो गया और खिड़की की तरफ गौर से देखने लगा। चांदनी रात में उसे खिड़की में एक औरत का खाका नजर आया। फिर अचानक उस औरत ने रस्सी की एक सीढ़ी नीचे लटका दी।
अंबर ये ड्रामा दिलचस्पी से देखने लगा। औरत परे हट गई। अब एक आदमी गोद में एक छोटी सी गठली संभाले एक हाथ से सीढ़ी की रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगा। अब वही औरत फिर खिड़की में आ गई। आदमी नीचे उतर रहा था। जब वो आधे रास्ते में आया तो ऊपर से औरत ने अशूरी जुबान में कहा, बच्चे को जंगल में ले जाकर हलाक करना और वहीं दबा देना, खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। अंबर के कान खड़े हो गए। कहीं ये अबीला का बच्चा तो नहीं? जरूर ये खिड़की वाली औरत कनीज जंतरी है और ये बच्चा अबीला का बच्चा है जिसको ये आदमी शाही कनीज जंतरी के हुक्म से खुफिया तौर पर हिलाक करने जा रहा है। वो आदमी अब किले की दीवार से उतर चुका था। उसने एक जगह से खाई अबूर की और बच्चे को बगल में दबाकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। अंबर को उसी बच्चे की तलाश थी, बस वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल में एक जगह पहुंचकर वो आदमी रुक गया। उसने गठली जमीन पर रखी, उसे खोला तो बच्चा रोने लगा। उस आदमी ने खंजर निकाल लिया। अंबर अब देर नहीं कर सकता था। खंजर के निकलते ही वो एकदम से आदमी के सामने आ गया। वो शख्स रात के वक्त जंगल की तन्हाई में एक अजीब लिबास वाले इंसान को अपने सामने देखकर हक्का बक्का सा होकर रह गया। अंबर ने उसी की जुबान में कहा, अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो ये खंजर और बच्चा मेरे हवाले कर दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आदमी ऊंचा लंबा अशूरी सिपाही था। उसने घूरकर अंबर को देखा। खंजर अभी तक उसके हाथ में था। कौन हो तुम? अंबर ने कहा, मैं इस बच्चे की जान बचाने आया हूँ। तुम्हारे लिए बस इतना जान लेना ही काफ़ी है। अब ये मत पूछो कि मैं कहाँ से आया हूँ। क्या तुम बच्चा मेरे हवाले कर रहे हो? वो आदमी गुस्से से फुनकार कर बोला, तुम मुझे कोई कपटी लगते हो। तुम हमारे दुश्मन हो और अजीब लिबास पहनकर हमारी जासूसी करने आए हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो खंजर तान कर अंबर की तरफ बढ़ा। उसका ख्याल था कि अंबर निहत्था है, वो एक पल में उसे खंजर मारकर हलाक कर देगा। जो ही वो शख्स अंबर की तरफ बढ़ा, अंबर ने जेब से पिस्तौल निकालकर नाली का रुख दुश्मन की तरफ कर दिया। वो आदमी अंबर के हाथ में तलवार के दस्ते जैसी कोई लोहे की नालीदार शय देखकर एक लम्हे को ठिठक गया। फिर उसे ख्याल आया कि ये तलवार का टूटा हुआ दस्ता उसका क्या बिगाड़ सकेगा। बस उसने खंजर लहराया और अंबर पर हमला आवर हुआ। अंबर ने बड़े सुकून से दुश्मन को करीब आने दिया। खंजर अंबर के सीने पर पूरी ताकत से लगा, मगर जैसे चट्टान से टकराकर मुड़ गया। अंबर के पिस्तौल की नाली हमलावर के सीने पर लग चुकी थी। अंबर ने लबलबी दबा दी। एक धमाका हुआ, गोली दुश्मन के सीने से पार हुई और वो अंबर की तरफ और पिस्तौल की तरफ फटी फटी निगाहों से देखता सीने को दोनों हाथों से पकड़े जमीन पर गिरा और थोड़ी देर तड़प कर मर गया। धमाके की आवाज़ चट्टान की गार में अबीला ने भी सुनी। वो दिल थाम कर रह गई। इसी किस्म का धमाका हुआ था जिसके बाद जल्लाद मर गया था। अबीला समझ गई कि अंबर ने जरूर किसी को हिलाक किया है। वो गार के दरवाजे पर आकर चांदनी रात में जंगल की तरफ तकने लगी। थोड़ी देर बाद उसे दूर से एक साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो ये अंबर था। उसने अबीला का बच्चा लाकर उसकी गोद में डाल दिया। अपनी अमानत संभाल लो बहन। अबीला ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और अंबर का शुक्रिया अदा किया। अंबर ने कहा कि अब वो कहाँ जाना चाहती है। अबीला ने कहा, मैं इस शहर की हदूद से निकल जाना चाहती हूँ। यहाँ से एक दिन के फासले पर शहर की हद आती है। वहाँ से अफ्रीका का मुल्क शुरू हो जाता है। मैं अफ्रीका में अपनी बहन के पास चली जाऊंगी। तुम अकेली नहीं जा सकोगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अंबर नहीं चाहता था कि बेचारी माँ अपने बच्चे को लेकर अकेली खतरनाक सफर तय करे। अबीला ने सर झुकाकर कहा, भाई तुम्हारे पहले ही मुझ पर बड़े एहसान हैं। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। तकलीफ की कोई बात नहीं बहन, चलो मेरे साथ। हम किसी न किसी जगह से घोड़े ले लेंगे या किसी काफिले में शामिल हो जाएंगे। वो जंगल से बाहर निकलकर शहर के बॉर्डर की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गए। अब दिन की रोशनी फैल रही थी। अबीला ने अंबर से कहा, भाई अब मुझे बताओ कि तुम कौन और किस दुनिया से आए हो। अंबर ने कहा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता कि मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ और अपनी एक बहन की तलाश में आया हूँ। कहाँ है तुम्हारी बहन? मुझे खुद नहीं मालूम। अबीला ने कहा, तुम जिस दुनिया से आए हो मेरे भाई हो। मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि भाई कि ये अपना लिबास तब्दील कर लो। यहाँ के लोग तुम्हें इस लिबास में देखकर ताजुब करेंगे और हो सकता है तुम्हें हाकिम शहर के हुक्म से गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अंबर बोला, हाकिम शहर के हाथों पकड़े जाने का मुझे कोई डर नहीं। हाँ, इस बात का ख्याल जरूर है कि मुझे लोग इस लिबास में ख्वाम-ख्वाह घूर घूर कर देखेंगे। मैं लिबास बदलने की कोशिश करूंगा। बातें करते करते वो कच्ची सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे थे कि अचानक एक नदी का पुल आ गया। उस पुल के नीचे घास पर किसी अशूरी की लाश पड़ी थी। अंबर ने कहा, ये कौन मरा पड़ा है? अबीला ने कहा, इस मुल्क में किसानों की आपस में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जरूर इसे किसी दुश्मन ने मार दिया होगा। अंबर बोला, लिबास तब्दील करने का बड़ा अच्छा मौका है। अंबर ने पुल के नीचे जाकर अपने कपड़े उतारकर नदी में फेंक दिए और अशूरी किसान के कपड़े पहन लिए। हाँ, पिस्तौल और गोलियों की पेटी उसने कपड़ों के अंदर अपनी कमर के साथ बांध ली। अबीला ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हें कोई गैर नहीं समझेगा। दिन चढ़े वो एक सराय में आ गए। यहाँ उन्होंने नाश्ता किया, बच्चे को दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक घोड़ा गाड़ी मिल गई। ये एक लंबे रथ वाली गाड़ी थी और मुल्क अफ्रीका को जा रही थी। अंबर ने अबीला की ख्वाहिश पर उसे एक बूढ़ी औरत के हवाले किया और खुद वापस सराय में आ गया। अबीला को लेकर घोड़ा गाड़ी चली गई थी। अंबर ने दोपहर का खाना भी सराय में खाया और आराम करने के लिए लेट गया। वो आराम करने के बाद वो जंगल में उस जगह आया जहाँ कुएं में उसने उड़न तश्तरी छुपाई थी। कुएं के ऊपर झाड़ियाँ पड़ी थी और नीचे कुएं की तह से लगी उड़न तश्तरी छुपी हुई थी। अंबर यहाँ से अपना इत्मीनान करने के बाद जंगल में
उस मकाम के करीब से गुजरा जहां रात को उसने जल्लाद को हलाक किया था। जल्लाद की लाश जरा दूर घास पर पड़ी थी। अंबर यूं ही लाश को देखने उसके करीब आया। लाश पर चूंटियां रेंग रही थी। सीने में गोली ने सुराख कर दिया था, जिसके मुंह पर खून जम रहा था। अंबर झुककर सीने के सुराख को देख रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो 6-7 घुड़सवार सिपाही नेज़े तलवारें लगाए उसके इर्द गिर्द आकर रुक गए। घोड़े गर्दन उठा उठाकर फुनकार रहे थे। ये अशूरी हुक्मरान का शाही दस्ता था, जो मलका के हुक्म से ये मालूम करने निकला था कि वो जल्लाद अभी तक महल में वापस क्यों नहीं आया, जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि वो अबीला का सर कलम करके लाए। यहाँ शाही दस्ते ने जल्लाद की लाश और उस पर झुके हुए अंबर को देखा तो कमांडर ने हुक्म दिया, इस अशूरी को पकड़ लो, इसी ने हमारे खास जल्लाद को कत्ल किया है। 6-7 सिपाही एकदम आगे बढ़े और उन्होंने अंबर को रस्सियों में जकड़कर घोड़े पर बिठा लिया। शाही दस्ता जल्लाद की लाश और अंबर को लेकर महल में आ गया। मलका और हुक्मरान को खबर कर दी गई कि जल्लाद को हलाक कर दिया गया है, कातिल गिरफ्तार हो गया है। हुक्मरान ने अंबर को पेश करने का हुक्म दिया। दरबार में शाही कनीज, जंतरी और मलका भी मौजूद थीं। उस सिपाही की लाश भी मिल गई जिसे जंतरी ने अबीला के बच्चे को कत्ल करने के लिए भेजा था। शाही कनीज ने मलका के साथ मिलकर अबीला की गर्दन उड़ाने और उसके बच्चे को हलाक करने की साजिश की थी, जो नाकाम हो गई। ना अबीला का सर कटा और ना उसका बच्चा मारा जा सका। अबीला भी बचकर फरार हो गई और बच्चा भी साथ ले गई। उल्टा शाही किले के 2 सिपाही हलाक हो गए। शाही कनीज और मलका को बेहद गुस्सा था। शाही कनीज ने मलका से कहा, यह कोई खतरनाक कातिल है, इसको शायद हमारी साजिश के पता चल गया है, अब इसको सूली पर चढ़ाना बड़ा जरूरी हो गया है। मलका ने कहा, यह शख्स यकीनन हमारे हक में खतरनाक साबित हो सकता है। मैं हाकिम से सिफारिश करूंगी कि वो इसे सूली पर लटका दे, क्योंकि ये हमारे 2 सिपाहियों का कातिल भी है। शाही कनीज ने कहा, एक सिपाही की लाश पर तो ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। किले का हाकिम तख्त पर आकर बैठ गया। दरबार लग गया। दोनों जानिब चांदी की कुर्सियों पर दरबारी बैठ गए। मलका हाकिम के साथ ही तख्त पर बैठी थी। शाही कनीज जंतरी पीछे खड़ी मोरचल हिला रही थी और अंबर के खिलाफ मलका के कान भी भर रही थी। हाकिम ने वजीर से कहा, कातिल पेश किया जाए। उसी वक्त अंबर को दरबार में पेश कर दिया गया। उसको जंजीरें डाली हुई थी। अंबर अगर चाहता तो जंजीरें तोड़ सकता था, लेकिन वो ये देखना चाहता था कि ये लोग कौन हैं, क्या दरबार लगा है और ये किस दौर से ताल्लुक रखते हैं। अंबर ने दरबार में आते ही इर्द गिर्द गौर से देखा। सामने हाकिम और उसकी मलका तख्त पर बैठी थी। हाकिम का लिबास, मलका का लिबास और दाढ़ी बिल्कुल अशूरी बादशाहों जैसी थी। क्या ये सब कुछ ख्वाब है कि हकीकत? अंबर ने सोचा। उसने अपने बाजू पर चुटकी ली। उसकी नींद ना खुली। जाहिर हुआ कि यह हकीकत थी, ख्वाब नहीं था। यकीनन वो एक ऐसे सियारे पर आ गया था जहां तारीख के पुराने दौर फिर से दोहराए जा रहे थे। वही लोग, वही औरतें दोबारा सामने आकर फिर से खेल रही थी। वजीर ने बुलंद और बादब आवाज से कहा, आलीजा, इस शख्स ने हमारे एक सिपाही को जरूर कत्ल किया है, क्योंकि ये उसी की लाश पर झुका हुआ था। अंबर ने कहा, जनाब, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा, खामोश रहो, तुम्हें सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। वजीर ने कहा, चूंकि इस शख्स ने हमारे एक सिपाही को हलाक किया है, इसलिए जाहिर है कि दूसरे सिपाही का कातिल भी यही है। बाकी दरबारियों ने सर हिलाए कि बिल्कुल ठीक कहा। हाकिम ने अंबर से कहा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? अंबर ने कहा, मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। इसमें कोई शक नहीं कि उन दोनों सिपाहियों को मैंने ही कत्ल किया है, मगर ये दोनों सिपाही 2 बेगुनाह जानों को मारने लगे थे। अगर मैं उन्हें ना हलाक करता तो वो एक मासूम बच्चे और एक बेगुनाह लड़की को कत्ल कर देते। हाकिम ने कहा, कौन थी वो औरत और बच्चा? इस मौका पर शाही कनीज ने मलका को टहोका दिया। मलका ने झट हाकिम के कान में कहा कि यह शख्स मकार और फरेबी है और झूठ बोलकर अपनी जान बचाना चाहता है, इसलिए आप अपना कीमती वक्त ज़ाया न करें तो इसे सूली पर चढ़ाने की सजा सुना दें। ठीक है, ऐसा ही होगा। बादशाह ने अपनी मलका की बातों में आकर अंबर को मरदूख के मंदिर में आग के गड्ढे में डालकर भस्म कर देने का हुक्म दे दिया। मरदूख उन अशूरी लोगों का सबसे बड़ा देवता था, जिसका सबसे बड़ा बुत बाबुल के शहर में था। उसका एक छोटा बुत यहाँ किले के अंदर भी था, जिसके आगे काफी गड्ढा खोदा गया था। उस गड्ढे में हर वक्त आग जलती रहती थी। यह आग इतनी तेज थी कि उसके करीब खड़े होना अपनी मौत को दावत देना था। कोई शख्स भी उसके करीब नहीं आ सकता था। ये आग कई सालों से जल रही थी। हर रोज सुबह शाम उसमें लाखों मन लकड़ियां डाल दी जाती थी। दरबारियों ने हाकिम के फैसले पर अपनी मंजूरी भी दे दी। दूसरे रोज सूरज निकलने के साथ ही अंबर को आग में डाल देना था। अंबर बिल्कुल परेशान नहीं था। मलका और शाही कनीज बड़ी खुश थी कि उनकी साजिश कामयाब रही थी। उनका एक ऐसा दुश्मन हमेशा के लिए जलकर भस्म हो रहा था कि जिसको उनकी साजिश का पता चल चुका था। अंबर ने जब मौत का हुक्म सुना तो कहा, ऐ शहर के हाकिम, तू मुझे ना मार सकेगा, बेहतर यही है कि अपना फैसला वापस ले ले। हाकिम शहर ने गुस्से से अंबर को देखा और फिर हाथ उठाकर कहा, इस गुस्ताख को ले जाकर कैद में डाल दो और सुबह जब सूरज निकले तो इसको मरदूख के नाम पर आग में डाल दो। अंबर को सिपाही पकड़कर ले गए और कैद में डाल दिया। रात भर अंबर सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। मारिया और नाग के यहाँ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जाहिर है वो मर तो सकता नहीं था, कल भी वो जिंदा ही रहेगा। बहरहाल जो होगा देखा जाएगा। हालात क्या शक्ल इख्तियार करने वाले थे, इसका अंबर को कुछ इल्म न था।
रात गुजर गई, दिन निकल आया। अंबर को जेल से बाहर किले के अंदर लोगों का शोरगुल सुनाई देने लगा। समझ गया कि उसकी मौत का मंजर देखने के लिए लोग आ रहे होंगे। इतने में कैद खाने का दरवाजा खुला और 2 लम तड़ंग पहलवान किस्म के आदमी स्याह नकाब पहने अंदर आ गए। उन्होंने अंबर को जंजीरों में जकड़ा और बाहर ले आए। बाहर एक छकड़ा खड़ा था जिसको एक खच्चर खींच रहा था। अंबर को छकड़े पर बिठाकर मरदूख देवता के मंदिर में ले जाया गया। ये मंदिर एक खुले मैदान में था जिसके इर्द गिर्द स्टेडियम की तरह सीढ़ियां बनी थी। उन सीढ़ियों पर लोग बैठे शोर मचा रहे थे। मरदूख का एक बहुत ऊंचा बुत एक चबूतरे पर बना था। उसके आगे एक गहरा गड़ा था जिसमें आग जल रही थी। ये आग बहुत बुलंद शोलों वाली थी और लोग उससे परे हटकर दूर दूर बैठे थे। हाकिम शहर, उसकी मलका, शाही कनीज जंत्री और दूसरे दरबारी भी सामने बैठे थे। अंबर को हाकिम शहर के आगे पेश किया गया। उसने हाथ उठाकर कहा, मरदूख के दुश्मन को आग में फेंक दिया जाए। इसने मरदूख के 2 खिदमतगारों को कत्ल किया है। अंबर मुस्कुरा रहा था। उसकी हिम्मत पर लोग कुछ कुछ हैरान भी थे और आपस में मस्कर भी कर रहे थे कि अंबर ने अपनी मौत का आखिरी फैसला सुनकर आखिरी बार कहा, ए हाकिम शहर, ए नासमझ बादशाह, मैं अब तुम पर अपना आप जाहिर करता हूँ। देख, मैं आसमानों का देवता हूँ और मुझे ज़मीन पर जालिमों को सजा देने के लिए भेजा गया है। आग मुझे न जला सकेगी। इस पर हाकिम शहर तैश में आकर उठ खड़ा हुआ और गुस्से से कांप रहा था। मरदूख से बढ़कर कोई देवता नहीं। सिपाहियों, इस गुस्ताख को जितनी जल्दी हो सके आग में डाल दो। लोगों ने चीख चीख कर शोर मचाना शुरू कर दिया, आग में डालो, आग में डालो। अंबर ने सोचा कि वो उसी पुराने वहशी जमाने में पहुंच गया है। सिपाही उसे लेकर आग की तरफ बढ़े। अलाव शोलों में भड़क रहा था। उसके करीब जाने के लिए खास सिपाही खड़े थे। उन्होंने अपने जिस्मों पर गीले कपड़े लपेट रखे थे। उन्होंने अंबर को ऊपर उठा लिया और आग के अलाव के करीब एक चबूतरे पर जाकर उसे आग में फेंक दिया। अंबर इतनी बड़ी आग में तरबूज की तरह गिर पड़ा। आग के शोलों ने अंबर को निगल लिया। आग में गिरते ही अंबर के पांव दहकते हुए सुर्ख अंगारों पर जा लगे। खुदा जाने ये आग कब से जल रही थी। अंदर सुर्ख दहकते कोयलों का गहरी तह वाला फर्श बन चुका था। अंबर शोलों में खड़ा था। उसके इर्द गिर्द आग का भयानक शोर था। शोले उसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, हाँ, मगर शोलों का बेपनाह शोर था। अंबर ने आग में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। वो आग के लौ के किनारे पर पहुंचना चाहता था। उस गड्ढे में एक गार सा बना था जिसमें से ताज़ा लकड़ियां आग में डाली जाती थी। अंबर आग में चलता रहा। आखिर वो उस सुराख के पास पहुंच गया। उस सुराख में शोले भड़क रहे थे। अंबर अब उसमें से गुजरने लगा। अब उसे बाहर से ठंडी हवा आने लगी। थोड़ी देर बाद वो आग से निकल चुका था। वो बड़े सुकून के साथ गार से बाहर निकलकर आग के किनारे आकर खड़ा हो गया और दोनों हाथ उठाकर बोला, लोगों, मैंने कहा था कि मैं आसमानों से आया हूँ, देवता हूँ, मुझ पर आग असर नहीं करेगी। देख लो, मैं आग में से जिंदा सलामत बाहर निकल आया हूँ। अंबर को आग से बाहर खड़े देखकर लोग दहशत के मारे उठ खड़े हुए। औरतों की चीखें निकल गईं। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और अंबर की तरफ दौड़े, मगर वहां आग की तपिश इतनी ज्यादा थी कि किसी का जिंदा रहना मुश्किल था। हाकिम शहर, मलका और दरबारियों ने अंबर को जिंदा आग में से बाहर आते देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी फरते हैरत से अपनी अपनी जगहों पर उठ खड़े हुए। अंबर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं, ए हाकिम शहर, कि मैं आसमान से आया हुआ देवता हूँ? हाकिम शहर ने हाथ बांधकर सर झुका दिया। दूसरे दरबारियों और मलका ने भी ऐसा ही किया। अंबर के कपड़े भी उसी तरह थे। जरा सा जलने का कहीं निशान न था, जबकि आग इतनी ज्यादा थी कि अगर उसमें पत्थर भी डाला जाता तो पिघल जाता और भाप बनकर उड़ जाता। अंबर ने सोचा कि अब उस असली कातिल औरत को उसके बदअमल की सजा मिलनी चाहिए। उसने जंतरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ए हाकिम शहर, अगर तुम अपने शहर को तबाही से बचाना चाहते हो तो इस शाही कनीज को फौरन आग में डाल दो। ये मरदूख का हुक्म है। हाकिम शहर ने सर झुकाकर कहा, मैं आपके हुक्म के आगे सर झुकाता हूँ। और हाकिम शहर के हुक्म पर उसी वक्त सिपाहियों ने मकार कनीज जंतरी को उठाकर आग में डाल दिया। वो एक मक्खी की तरह जल कर भाप की तरह उड़ गई। हाकिम शहर की मलका अंदर से कांप रही थी। उसे अपने अंजाम से खौफ आ रहा था क्योंकि वो भी कनीज की साजिश में शरीक थी, मगर अंबर ने उसे कुछ न कहा। हाकिम शहर ने आगे बढ़कर अंबर के पांव पर सर रखना चाहा, मगर अंबर ने उसे रोक दिया और कहा, सजदा सिर्फ खुदा को किया जाता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अंबर को तख्त पर बिठाकर किले के अंदर शाही महल में ले जाया गया। सारे शहर में उसी रात चरागां किया गया। अंबर को शहर का गवर्नर बना दिया गया। उसके रहने के लिए एक खास महल दे दिया गया। एक हफ्ते बाद आधी रात को अंबर घोड़े पर सवार होकर जंगल में उस कुएं पर गया जिसके अंदर उड़न तश्तरी छुपाई गई थी। उसने झाड़ियों को हटाकर देखा, नीचे उड़न तश्तरी उसी तरह पड़ी थी। अंबर वापस आ गया। अब उसे शहर की हाकमियत मिल गई थी। वो जो कुछ चाहे कर सकता था, मगर वो तो बेगर्ज था। उसे कोई लालच नहीं था। उसे तो अपनी बहन मारिया और भाई नाग की तलाश थी। किस्मत का चक्कर उसे एक सियारे से उड़ाकर इस अजीबोगरीब दुनिया में ले आया था जहां तारीख एक बार फिर दोहराई जा रही थी। कभी कभी अंबर आधी रात को कुएं में उतरकर उड़न तश्तरी में जाता और वायरलेस पर सिग्नल देने और सिग्नल सुनने की कोशिश करता, मगर उसे कामयाबी न होती। ऐसा लगता था कि उस सियारे के ऊपर आसमान बिल्कुल खाली है। वायरलेस सेट पर किसी किस्म की कोई आवाज़ सुनाई न देती।
ایک بار تو अंबर نے सोचा कि उड़न तश्तरी यहाँ से निकाल कर किले की छत पर ले जाए, मगर इस ख्याल से ऐसा ना कर सका कि कहीं कोई उसका दुश्मन उसे तोड़ फोड़ कर न रख दे। दरबार में उसका सबसे बड़ा दुश्मन वजीर था, जिसे अंबर से पहले शहर की गवर्नरी का भी रुतबा हासिल था। उस वजीर को बड़ी सख्त खार थी कि अंबर ने उसकी गवर्नरी छीन कर उसे नुकसान पहुंचाया था। वो अंबर से बदला लेने की साजिश करता रहा था, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। वो उसकी गैर मामूली ताकत से भी खौफजदा था। आखिर उसने अपने खास नजूमी को बुलाकर उससे अंबर के बारे में जायचा बनवाकर पूछा कि ये कौन है और कहाँ से आया है। नजूमी ने जायचा बनाया और उसे देखकर बोला, ए वजीर, ये नौजवान एक आम इंसान है। मेरे जायचे के हिसाब से इसने जिस्म पर मेंढक की चर्बी में कोई खास दवाई मिलाकर मल रखी है, जिसकी वजह से इस पर आग ने असर नहीं किया। नजूमी की बातें सुनकर वजीर शेर बन गया। सीने पर हाथ मारकर बोला, मैं तो पहले ही कहता था कि ये शख्स धोखेबाज और मकार है और इसने हाकिम शहर से फरेब खेला है। चलो मेरे साथ, हम अभी बादशाह से जाकर इस मकार का भांडा फोड़ते हैं। नजूमी ने कहा, हजूर ऐसा ना करें, अंबर आपका दुश्मन है। हो सकता है वो बादशाह को बातों में लगाकर आपके खिलाफ कर दे, क्योंकि बादशाह पर उसका बड़ा असर है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बादशाह आप ही को कत्ल करवा दे। वजीर खामोश हो गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी बोला, वही जो मैं आपको कहूँ। सुनिए, मैंने अक्सर देखा है कि शख्स कभी कभी आधी रात को किले से बाहर जंगल में जाता है। आप तलवार लेकर इसका पीछा करें और जंगल में जाकर इसे हलाक कर दें। सुबह जब इसकी लाश मिलेगी तो आप पर इल्ज़ाम भी नहीं आएगा और इसका काम भी तमाम हो जाएगा। वजीर को नजूमी की यह तरकीब पसंद आई। उसने नजूमी की ड्यूटी लगा दी कि अंबर अब जब आधी रात को किले से बाहर जाए तो फौरन उसे खबर की जाए। आखिर एक रात आ गई जब अंबर अपनी उड़न तश्तरी में सिग्नल वगैरह करने किले से बाहर निकला। उसने स्याह लिबास पहना, घोड़े पर बैठा और किले के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। नजूमी ने उसी वक्त जाकर वजीर को खबर कर दी। वजीर ने 2 सिपाही साथ लिए और अंबर के ताकुब में रवाना हो गया। वो हथियारों से लैस थे। नेज़े, भाले, तलवारें और तीर कमान उनके साथ थे। किले से थोड़ी दूर ही जाकर उन्होंने अंबर को देख लिया। चांदनी रात थी। अंबर स्याह लिबास में मलबूस घोड़े पर सवार जंगल में चला जा रहा था। वजीर भी उसके पीछे लगा रहा। जंगल के बीच में कुएं के पास पहुंचकर अंबर रुक गया, घोड़े से उतरा और कुएं के किनारे पर खड़ा हो गया। वजीर ने हाथ से इशारा किया। उसके दोनों सिपाही भी रुक गए। ये लोग भी घोड़ों से नीचे उतर आए और गौर से देखने लगे कि अंबर वहां क्या कर रहा है। दरख्तों में से छन छन कर आती चांदनी अंबर पर पड़ रही थी। उन्होंने देखा कि अंबर कुएं में उतर गया है। वजीर ने कहा, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूं कि ये शख्स वहां क्या कर रहा है। अगर मुझ पर हमला हो गया तो फौरन मेरी मदद को पहुंच जाना। दोनों सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा हजूर। वजीर सिपाहियों को उसी जगह दरख्तों के दरमियान छोड़कर छुप छुप कर चलता कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ गया और झुककर नीचे देखने लगा। उसे नीचे झाड़ियों के बीच में एक चमकती हुई कोई गोल गोल छत सी नजर आई। बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या शय है। चंद रोज पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। अब वो इस टोह में था कि अंबर उस छत के नीचे जाकर क्या कर रहा है। उसे कुएं के अंदर से हल्की हल्की टूं टूं टिक टिक की और लंबी लंबी सीटी की आवाजें आ रही थी। उसे भला क्या मालूम था कि ये आवाजें सिग्नल की थी जो उड़न तश्तरी के अंदर अब आना शुरू हुई थी। अंबर वायरलेस सेट पर बैठा सिग्नल वसूल करके उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उन सिग्नलों में कोई पैगाम न था। वजीर ने नीचे उतरने का फैसला कर लिया। वो पता करना चाहता था कि इस शख्स कहीं बादशाह के खिलाफ कोई बहुत बड़ी तोप तो नहीं बना रहा, कोई साजिश तो नहीं कर रहा। इस तरह से उसे बादशाह को उसके खिलाफ भड़काने में बड़ी मदद मिल सकती थी। कुएं की मुंडेर के साथ रस्सी की सीढ़ी लटक रही थी। वजीर उस सीढ़ी की मदद से नीचे उतर गया। अब उसके सामने एक गोल बारादरी सी थी जिसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही थी, मगर जिसमें कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक जरा सी खिड़की खुली थी। वजीर उसमें से अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसने जो जदीद साइंसी मशीन, डायल, चमकते बुझते सुर्ख नीले पीले बल्ब और कंप्यूटर देखे तो ऐसा चकराया कि गिरते गिरते बचा। दीवार के साथ लगकर हैरत से दरो दीवार को देखने लगा कि वो किस दुनिया में आ गया है। अचानक उसने एक जगह अंबर को चमकीली सी शय पर झुक कर बैठे देखा। अंबर को हिलाक करने का बड़ा अच्छा मौका था। वजीर ने तलवार निकाली और अंबर की तरफ रेंगने लगा। फिर करीब आकर उसने पीछे से वार कर दिया। तलवार उठाकर पूरी ताकत से अंबर के सर पर दे मारी। तलवार अंबर की खोपड़ी पर पड़ते ही 2 टुकड़े होकर गिर पड़ी। अंबर ने पलटकर वजीर की तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें आते हुए देख चुका था, लेकिन चाहता था कि तुम अपने दिल की हसरत पूरी कर लो और तुम पर यह भी जाहिर हो जाए कि तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि मैं देवता हूँ? वजीर ने हाथ बांध कर कहा, मैं मान गया हूँ कि तुम देवता हो, मुझे माफ कर दो। अंबर ने कहा, नहीं, मैंने कभी अपने दुश्मन को माफ नहीं किया, खास तौर पर जब वो मुझे कत्ल करने की नीयत लेकर आया हो। वजीर को यकीन हो गया कि अब ये शख्स उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने जोर से चीख मारी। चीख की आवाज कुएं में से निकलकर सारे जंगल में गूंज उठी। उस आवाज को सुनकर दोनों सिपाही तलवारें सौंधकर कुएं की तरफ भागे और फिर सीढ़ी पर से उतरकर उड़न तश्तरी में आकर हैरत ज़दा से होकर उसकी दीवारों और छत को तकने लगे। उनके सामने फर्श पर वजीर की लाश पड़ी थी। अब अंबर उनके सामने निकल आया। तुमने अपने आका का हाल देख लिया है, तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है।
यहाँ से कोई उड़न तश्तरी का राज लेकर बाहर नहीं जा सकता। अशूरी सिपाहियों को भला क्या मालूम था कि वो किस इंसान से बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने आका की लाश देखी और अंबर की बातें सुनी तो हमला कर दिया। उन्होंने अपने अंदाज में एक घुटना टेक कर कमान में तीर जोड़े और अंबर के सीने पर छोड़ दिए। जाहिर है तीर अंबर के सीने से टकराकर टूटकर गिर पड़े। दूसरे हमले में भी तीरों का यही असर हुआ। सिपाहियों ने समझा कि इस शख्स ने सीने के साथ लोहे की थाली बांध रखी है। वो उठे और नेजा तान कर अंबर की गर्दन पर वार किया। नेजा दोहरा हो गया। अब वो घबराए कि कहीं सचमुच ये शख्स आसमानी देवता तो नहीं है। वो पीछे को भागे, मगर अंबर ने उन्हें मोहलत न दी। वो नहीं चाहता था कि उड़न तश्तरी का राज उस कुएं से बाहर जाए। सिपाही कुएं में तश्तरी से बाहर निकल रहे थे कि अंबर ने उन्हें ठिकाने लगा दिया। उसके बाद वो वायरलेस पर सिग्नल सुनने की कोशिश करता रहा, मगर कहीं से कोई आवाज न आई। अंबर रात के पिछले पैर कुएं से निकलकर घोड़े पर सवार हुआ और वापस महल में आ गया। अगले रोज शोर मच गया। वजीर और 2 सिपाही गायब हैं। सारे मुल्क में उन्हें तलाश किया गया, मगर कहीं भी सुराग न मिला। वजीर के नजुमी को अंबर पर शक था कि उस शख्स ने वजीर और दोनों सिपाहियों को हिलाक कर दिया है। उसने बादशाह से जाकर शिकायत कर दी। बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारा ख्याल ठीक भी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये शख्स आसमानी देवता है। नजुमी बोला, हजूर अनवर, ये शख्स देवता वगैरह कुछ नहीं है, ये झूठा और जालसाज है। बादशाह ने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुमने उस रोज देखा नहीं कि वो आग में गिरने के बाद भी सही सलामत बाहर निकल आया था? इस हालत में कि इसके सर का एक बाल भी नहीं जला था। नजूमी कहने लगा, हजूर, इस जालसाज ने उस रोज अपने जिस्म पर एक ऐसी दवाई की मालिश कर रखी थी कि जिस पर आग का असर नहीं होता। फिर इसके कपड़े क्यों न जल गए? आखिर कपड़ों पर भी तो इसने मालिश नहीं की थी। नजूमी सर झुकाकर कहने लगा, हजूर, इस दुनिया के जंगल में कई ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं कि अगर वो आपकी जेब में भी हों तो आपके लिबास पर आग असर नहीं करेगी। बादशाह सोच में पड़ गया। वो हाथ पीछे बांध कर टहलने लगा। रात को सोने से पहले उसने अपनी मलका से नजूमी के खदशे का इजहार किया। मलका तो पहले ही अंबर के खिलाफ थी। उसने झट नजूमी की तरफदारी की और कहा, सरताज, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये शख्स कोई धोखेबाज है। जरूर इसने बदन पर कोई दवा मल रखी होगी। भला ये क्यों कर हो सकता है कि इतनी बड़ी आग के शोलों में घिर कर भी ना जले? बादशाह की पेशानी पर बल पड़ गए। बोला, अगर ये बात दुरुस्त साबित हुई तो फिर मैं उस पाखंडी को अपने हाथों कत्ल कर दूंगा। मलका ने जल्दी से कहा, मुझे ये भी पता चला है कि ये शख्स आधी रात को कभी कभी किले से बाहर जाता है। वो क्यों? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा। मलका ने कहा, यह भी कहा जाता है कि जंगल में कोई कबीला रहता है। यह शख्स उनके साथ साजबाज करके आपके खिलाफ बगावत की तैयारियां कर रहा है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो गया। और इसकी ये जुर्रत, अगर ये बात सच निकली तो मैं इसे हाथी के पांव तले कुचलवा दूंगा। मलका ने लोहा गर्म देखकर चोट लगाई। आप खुद इसकी तस्दीक करवा सकते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। ठीक है, हम खुद इसकी तफ्तीश करेंगे। अब बादशाह ने अंबर की नकलो हरकत पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक रात अंबर अपनी आदत के मुताबिक उड़न तश्तरी पर जाने के लिए महल से निकला। बादशाह उसकी निगरानी कर रहा था। वो भी स्याह लिबादा उड़कर घोड़े पर सवार हुआ और अंबर के पीछे पीछे चल पड़ा। आधी रात गुजर चुकी थी। जंगल में खामोशी और अंधेरा था। बादशाह कुछ दूर रहकर अंबर के पीछे पीछे चला आ रहा था। अंबर कुएं के पास जाकर घोड़े से उतरा। घोड़ा एक दरख्त से बांधा और खुद कुएं में उतर गया। बादशाह भी अब वहां पहुंच गया था। उसने जरा फासले पर दरख्तों में घोड़े को बांधा और कुएं के पास आकर नीचे झांकने लगा। क्या देखता है कि एक सफेद रंग की गेंद वाली कोई शय है जिसके ऊपर सुर्ख रोशनी कभी जल रही है कभी बुझ रही है। बादशाह ने सारी जिंदगी में इस किस्म की रोशनी नहीं देखी थी। वो फौरन डर कर पीछे हट गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुएं की मुंडेर पर आकर नीचे झांकने लगा। हैरान हुआ कि ये शय क्या है और ये शख्स उसके अंदर जाकर क्या कर रहा है। बादशाह ने जरा गौर से देखा तो उसे एक रस्सी की सीढ़ी लटकती नजर आई। वो नीचे उतर गया। उड़न तश्तरी का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था। बादशाह बेधड़क तश्तरी के अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही अंबर को पता चल गया कि कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ है। उसने टीवी की स्क्रीन को ऑन किया तो वहां बादशाह की तस्वीर उभर आई। अंबर मुस्कुराया। अच्छा, तो अब बादशाह भी मेरा पीछा कर रहा है, उसने माइक्रोफोन पर कहा। बादशाह सलामत, खुश आमदीद। अगर आप अच्छी नीयत से आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप बुरी नीयत से आए हैं तो फिर यहाँ से आपकी लाश उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। बादशाह ने अंबर की भारी आवाज गूंजती सुनी तो चक्कर खा गया। ऊपर नीचे दाएं बाएं तकने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज फिर आई, तुम मुझे ना देख सकोगे, मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और दूसरे लम्हे बादशाह ने देखा कि सामने की चमकती हुई चांदनी जैसी दीवारें, एक दरवाजा नमूदार हुआ और अंबर बाहर आ गया। बादशाह कुछ देर उसे टिकटिकी बांधे देखता रहा, फिर बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? अंबर ने कहा, मैं ये बताने की जरूरत महसूस नहीं करता। तुम मुझे बताओ कि क्या चाहते हो, मेरा पीछा करते हुए यहाँ क्यों आए हो? बादशाह ने कहा, मुझे खबर मिली थी कि तुम जंगली कबाइल को मेरे खिलाफ बगावत पर उकसा रहे हो। मैं उसकी तस्दीक करने आया हूँ। अंबर ने पूछा, तो फिर अब तुम्हारा क्या ख्याल है? बादशाह चारों तरफ देखकर बोला, यहाँ मैं कुछ और ही दुनिया देख रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पास वो दवाई कहाँ से आई है जिसे बदन पर मलने से आग असर नहीं करती? अंबर हंसा। इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है। फिर तुम पर आग ने असर क्यों नहीं किया?
اس لیے کہ मैं देवता हूँ, आसमानी देवता। बादशाह खामोश हो गया, फिर बोला, यकीन नहीं आ रहा कि तुम देवता हो। तुम हमारी तरह के एक इंसान हो। क्या तुमने ही मेरे वजीर को कत्ल किया है? अंबर बोला, हाँ। वो किस लिए? वो मेरा पीछा कर रहा था और वो मुझे हलाक करने आया था। फिर वही हुआ जो दो दुश्मनों की लड़ाई में हुआ करता है। ताकतवर जीत गया, कमजोर हार गया। बादशाह फर्श पर टहलने लगा। अंबर ने कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम क्या कर सकते हो? बादशाह ने पूछा। अंबर ने करीब आकर कहा, सुनो बादशाह सलामत, तुम जिस आदमी के सामने खड़े बात कर रहे हो वो एक गैर मामूली इंसान है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं हजारों सालों से इस दुनिया में जिंदा हूँ। जिस अहद से तुम आज गुजर रहे हो उस अहद से मैं एक बार गुजर चुका हूँ। बादशाह परेशान सा होकर अंबर को तकने लगा। अंबर ने कहा, तुम इन बातों को ना समझ सकोगे, मेरे साथ आओ। और अंबर बादशाह को लेकर दूसरे बड़े गोल कमरे में आ गया। यहाँ दीवारों के साथ साथ बड़ी पेचीदा और मुख्तलिफ किस्म की मशीनें लगी थी। बत्तियां जल बुझ रही थी। डायल की सुइयां कंप्यूटर के साथ हरकत कर रही थी। बादशाह तो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी फटी सी थी। जो कुछ वो देख रहा था उसका उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने कभी इस किस्म की चीजें ना देखी थी। अंबर ने कहा, बैठ जाओ बादशाह और मेरी बात को गौर से सुनो। बादशाह एक जदीद किस्म की कुर्सी पर बैठ गया। अंबर ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर बादशाह के किले का मंजर आ गया। बादशाह खुली आंखों से छोटे से पर्दे पर किले के सीन को देखकर हैरान रह गया। पहले उसने समझा कि शायद ये साकित तस्वीर है। फिर क्या देखता है कि किले के दरवाजे के बाहर आग जल रही है और दो संतरी चल फिर कर पहरा दे रहे हैं। वो दम बखुद सा होकर बोला, ये सब कुछ क्या है? अंबर ने कहा, यह टीवी कैमरे की करामत है जो तश्तरी के बाहर एक सुलाख के साथ लगा है। बादशाह ने सर पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं समझ सका कि तुमने क्या कहा है। अंबर बोला, तुम समझ भी नहीं सकोगे। सुनो, मैं एक ऐसे सियारे से इस उड़न तश्तरी में बैठकर आसमानों में उड़ता हुआ इस दुनिया में आया हूँ कि जहाँ के लोग साइंस में बहुत आगे निकल चुके हैं। तुम लोग घोड़ों और रथों पर सवार होकर जंग करते हो, वो लोग रॉकेट फायर करते हैं। एक बटन दबाते हैं और दुश्मन के शहर में एक धमाका होता है और वो गायब हो जाता है। बादशाह माथे को उंगलियों से मसलते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अंबर हंसा। ठहरो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। उसके बाद अंबर ने बादशाह को रंगीन तस्वीरों का एक एल्बम दिखाया। उसमें दूसरी जंग अजीम की हौलनाक तबाहियों की तस्वीरें भी थी और मस्जिद करतबा और ताज महल की तस्वीरें थीं। बादशाह एक एक तस्वीर को हैरत से देख रहा था। फिर उसने एल्बम मेज पर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। उसका सर चकराने लगा था। अंबर ने उसे पानी के साथ एक सफेद गोली खाने को दी, जिसे खाकर बादशाह की तबीयत एकदम से बशाश हो गई। ये कैसी दवाई थी कि जिसने एक पल में मुझे हल्का फुल्का और सेहतमंद कर दिया? अंबर ने कहा, इसी किस्म की हजारों दवाइयां मेरी दुनिया में मौजूद हैं और मेरे पास भी हैं। फिर अंबर ने बादशाह को अपना पिस्तौल और गोलियां दिखाईं। वो देर तक पिस्तौल को हाथ में लेकर गौर से देखता बहालता रहा। जब अंबर ने उसे बताया कि इसमें से शीशे की एक गोली निकलती है जो दुश्मन के सीने से पार हो जाती है, तो बादशाह को यकीन आया। आप किले में इसका तजर्बा कर सकते हैं, मगर किसी ऐसे इंसान पर जिसको फांसी की सजा मिलने वाली हो। बादशाह ने पिस्तौल को मेज पर रखते हुए कहा, मैं तुमसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपना आका और मालिक मानता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा अजीम और ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम्हारी ये चीजें मेरे किसी काम नहीं आ सकती तो फिर इनका क्या फायदा? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे जासूसों ने मुझे खबर दी है कि मुल्क यूनान का जालिम बादशाह हैनिबाल मेरे किले पर हमला करने के लिए अपनी बेपनाह फौज लेकर आ रहा है। मेरी फौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उसने किले का मुहासरा कर लिया तो हमारे पास ज्यादा दिनों के लिए खुराक नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द किले के दरवाजे दुश्मन पर खोलने पड़ जाएंगे और वो हमारे घरों की ईंट से ईंट बजा देगा। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शहर के मकानों को आग लगाकर राख का ढेर बना देगा। अंबर ने कहा, हैनिबाल की फौज का मुकाबला किया जा सकता है। बादशाह ने खुश होकर कहा, सच? क्या तुम तैयार हो? अंबर बोला, उसके लिए एक शर्त है। वो क्या? अंबर ने कहा, मैं सिर्फ एक सूरत में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें हैनिबाल से निजात दिला सकता हूँ कि तुम अपने मुल्क के तमाम गुलामों को आज़ाद कर दो, यतीमों के वजीफे लगवा दो, बेवा औरतों की शादियां करा दो, गरीबों में सारी ज़मीन तकसीम कर दो और हर बच्चे बूढ़े के लिए खाना पीना मुफ्त करने का ऐलान कर दो। बादशाह ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। एक बार फिर सोच लो। मैंने सोच समझ कर इस शर्त को मंजूर किया है। तो फिर हैनिबाल का सर तुम्हारे पाँव में होगा। बादशाह ने अंबर के हाथ चूम लिए। उधर नाग घोड़े पर रूस के जार की पड़पोती का खजाना लादे ओल्गा को साथ लिए चीन के सूबे चोकिंग की तरफ जा रहा है, ताकि खजाना और ओल्गा लड़की को उसकी फूफी के हवाले करके खुद मारिया और अंबर की तलाश में निकले, क्योंकि उसका ख्याल है कि अंबर और मारिया रूस की सरहदों पर कहीं भटक रहे होंगे। दूसरी तरफ मारिया चीनी लड़की को उसके माँ बाप के घर छोड़कर घोड़े पर सवार वापस रूस की सरहद की तरफ आ रही है। उसे भी अंबर और नाग की तलाश है। उस वक्त ये तीनों बहन भाई एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं। नाग को तो हम चीन के इलाके में छोड़ते हैं और इस वक्त मारिया के पास आते हैं जो रूस के इलाके में दाखिल हो चुकी है और एक ऐसे जाविये पर गई है जहां से स्यारा फलक में बैठा हुआ अंबर अगर कोशिश करे तो मारिया को सिग्नल दे सकता है, मगर मारिया के पास वायरलेस सेट नहीं था। जिस वक्त मारिया रूस के वसी बर्फानी मैदान से गुजर रही थी, ठीक उसी वक्त
अंबर कुएं के अंदर अपनी उड़न तश्तरी में बैठा उसके एक बीम अप चैम्बर की मशीन को देख रहा था। बादशाह अभी अभी उससे रुखसत होकर गया था। अंबर ने बादशाह को ताकीद कर दी थी कि वो उड़न तश्तरी के राज को कभी भी अपनी मलका पर भी जाहिर न करे। बादशाह ने अंबर का हाथ चूमकर कहा, मेरी जान भी चली जाए पर उस राज को अभी जाहिर नहीं होने दूंगा। बादशाह कुएं से निकलकर घोड़े पर बैठा और जंगल की अंधेरी रात में गुजरता किले में पहुंच गया। अंबर बीम अप चैम्बर में आ गया। इस चैम्बर में शीशे के सिलेंडर बने थे जिसमें इंसान एक जगह से दूसरी जगह ज़रात में तब्दील होकर आ जाता था। उसके लिए मशीन की शुआओं और जावियों का एक जगह से दूसरी जगह पर आने के वास्ते दुरुस्त और सही होना बड़ा जरूरी था। अंबर ने एक चार्ट को गौर से देखा। उसके पास ही एक किताब पड़ी थी। अंबर ने उस किताब का मुताला किया तो वो खुशी से उछल पड़ा। किताब में लिखा था कि अगर 50 डिग्री जाविये पर चैम्बर की फलां मशीन की सुई को मुकर्रर कर दिया जाए तो किसी भी ऐसे सियारे की जमीन को स्क्रीन पर देखा जा सकता है जहां लोग आबाद हों। अंबर ने तेजी से मशीन के पास जाकर उसकी सुई को खास जाविये पर नस्ब कर दिया। फिर उसने जमीन पर शुआ फेंकी और बेताबी से स्क्रीन को देखने लगा। वो सुई बराबर घुमाने लगा। स्क्रीन पर अचानक दुनिया का मंजर सामने आ गया, वही दुनिया जहां वो रहता था और जहां वो अपने भाई नाग और मारिया को छोड़ आया था। मारिया तो उसे नजर नहीं आ सकती थी मगर नाग को वो जरूर देख सकता था। उसकी सुई जब घूमते घामते चीन के इलाके में पहुंची तो उसे एक आदमी घोड़े पर जाता नजर आया। अंबर ने फोकस करीब किया तो खुशी से नाच उठा। ये नाग था, उसका भाई, उसका बिछड़ा हुआ नाग। अंबर ने जरा आगे सुई घुमाई तो उसे ख्याल हुआ कि मारिया भी यहीं कहीं है। वो उसे कैसे स्क्रीन पर देख सकता है। एकाएक ही उसे होलोग्राम का ख्याल आया। ये एक ऐसी शुआ होती है जो इंसान के खाके को भी जाहिर करती है, यानी अगर एक इंसान की जगह से उठकर चला जाए तो वहां उसकी धुंधली सी तस्वीर कुछ देर तक के लिए जरूर बाकी रहती है। प्रोग्राम उसी धुंधली तस्वीर को जाहिर कर देता है। अंबर ने होलोग्राम शुआएं जमीन पर फेंकनी शुरू कर दी और स्क्रीन की तरफ बेताबी से देखने लगा। नाग के बाद अब रूस के मैदान आ गए थे। नाग को तो वो देख चुका था, अब वो उसे बीम अप कर सकता था। उस वक्त उसे मारिया की तलाश थी। शुआएं रूसी मैदानों में घूम रही थी कि अचानक स्क्रीन पर मारिया का धुंधला सा खाका उभरा और वो घोड़े पर सवार चली जा रही थी। अंबर ने खुशी से उछलकर एक नारा लगाया। उसने बीम अप सिलेंडर को दुरुस्त किया और शुआएं मारिया पर मरकूज कर दी। मारिया को कोई खबर ना हो सकी कि वो अचानक अरबों खरबों मील दूर से आने वाली शुआओं में गिर चुकी है। जब अंबर ने स्क्रीन पर देखा कि मारिया को पूरी तरह से और चारों तरफ से शुआओं ने जकड़ लिया है तो उसने अल्लाह का नाम लेकर बीम अप होने वाला बटन दबा दिया। मारिया को घोड़े पर बैठे बैठे यूं लगा जैसे उसे एक हल्का सा धचका लगा हो, सर चकराया और बेहोश हो गई हो। फिर जब उसे होश आया तो वो अकेली बगैर घोड़े के शीशे के एक सिलेंडर में कुर्सी पर बैठी थी। उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी फैली हुई थी। एक लम्हे के लिए तो वह हैरान सी होकर चारों तरफ तकने लगी कि वो अचानक कहां से कहां आ गई है, लेकिन दूसरे ही पल मारिया की हैरानी बेहद खुशी में बदल गई क्योंकि अंबर एकदम उसके सामने आ गया था। सिलेंडर का दरवाजा खुल गया और उसका भाई अंबर मारिया के सामने खड़ा था। मारिया भाई के सीने से लगकर रो पड़ी। अब मैं कभी अपने भैया से अलग ना होंगी। अंबर ने मारिया के सर पर हाथ फेर कर कहा, खुदा का शुक्र है कि मुझे मेरी बहन फिर मिल गई। मारिया ने पूछा, ये उड़न तश्तरी कैसी है, ये कौन सा सियारा है? अंबर ने कहा, ये सारी बातें बाद में बताऊंगा, पहले मुझे नाग को भी ऊपर ले आने दो। नाग? हाँ, वो भी मेरी शौक की जद में है। और थोड़ी देर बाद नाग भी उड़न तश्तरी में उनके पास बैठा था। तीनों बहन भाई एक मुद्दत के बाद मिले थे। खूब बातें हुई, अपनी अपनी कहानियां एक दूसरे को बयान की गईं। आखिर में अंबर ने अपनी उड़न तश्तरी की कहानी सुनाई। अंबर की कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और वलवला अंगेज थी। नाग बोला, ये सियारा अजीब लगता है कि दुनिया की तारीख यहाँ एक बार फिर दोहराई जा रही है। मारिया बोली, ऐसा लगता है कि दुनिया की रोशनी यहाँ अब पहुंच रही है और अपने साथ नीचे की दुनिया में गुजरे हुए सारे वाकयात की तस्वीरें अपने साथ ला रही है। वही तस्वीरें यहाँ वाकयात हादसात बनकर एक बार फिर से खेल खेल रही हैं। अंबर ने मारिया के ख्याल पर मुस्कुराकर कहा, मारिया बहन, तुमने बड़ी ठीक बात कही है। इस कायनात के हर सियारे की रोशनी इस सियारे पर होने वाले हादसात की मुकम्मल फिल्म लेकर खला में सफ़र कर रही है। जिस किसी सियारे पर उसकी रोशनी पहुंचती है वहाँ वही हादसात फिर से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। नाग ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि इसी सियारे पर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहले की तारीख के वाक़यात हो रहे हैं, ये महज तस्वीरें हैं, हकीकत नहीं है। अंबर कहने लगा, तुम इसे ख्याली तस्वीरें भी कह सकते हो और हकीकत भी। बहरहाल ख्याल और हकीकत में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मारिया ने कहा, भाई ये खुश्क बहस छोड़ो और ये बताओ अब प्रोग्राम क्या है? अंबर बोला, दिलचस्प बात यह है कि हम तीनों एक ऐसे सियारे की ज़मीन पर इकट्ठे हुए हैं जहाँ से हम उस वक्त तक उड़न तश्तरी में आगे सफ़र नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये यकीन न हो जाए कि हमारी तश्तरी यहाँ से उड़कर खला में किसी सूरज में जाकर भस्म नहीं हो जाएगी। मारिया ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी नामालूम मुद्दत तक हमें इसी दुनिया पर रहना होगा। लगता तो ऐसा ही है, कम अज़ कम अभी हमें इस सियारे की ज़मीन पर रहना होगा। फिर अंबर ने कहा, इस मुल्क के बादशाह ने मेरी शर्तें मान ली हैं, हमें उसकी मदद करनी है। उसके मुल्क पर एक जालिम सिपा सलार बादशाह हैनिबाल अपनी हलाकत खेज फौज लेकर हमला करने आ रहा है। हैनिबाल? नाग ने ताज्जुब से पूछा। हाँ, वही हैनिबाल जिसके अहद में हम एक बार दुनिया में जिंदगी बसर कर चुके हैं। नाग ने हंसकर कहा, ऐसा मालूम हो रहा है कि हम
एक ही फिल्म का दूसरा शो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मारिया ने कहा। अंबर कहने लगा, सुबह आप लोग मेरे साथ किले में चलेंगे, वहां मेरा एक शानदार महल है, मैं तुम्हारा तारुफ बादशाह से करवाऊंगा। मारिया ने कहा, मेरा तारुफ कैसे करवाओगे, मैं तो उसे नजर ही नहीं आऊंगी। अंबर कहने लगा, मैं तुम्हारी आवाज का तारुफ करवाऊंगा। इस पर तीनों हंस पड़े। रात गुजर गई, तीनों बैठे शौक से बातें करते रहे। इतनी देर बाद मिले थे, उन्हें खबर ही ना हुई कि कब रात गुजर गई और कुएं के बाहर दिन निकल आया। उसकी हल्की की रोशनी उड़न तश्तरी की छत पर से अंदर आने लगी। मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए, लेकिन नाग तुम्हें लिबास बदलना होगा, तुम्हारा लिबास जमीन वालों का जदीद लिबास है। अंबर ने नाग को एक अशूरी सिपाही की लाश का लिबास उतार कर पहनाया और उन दोनों को साथ लेकर कुएं से बाहर आ गया। उड़न तश्तरी को झाड़ियों वगैरह से ढांप दिया गया। बाहर घोड़ा एक वही था। अंबर ने घोड़ा उसी जगह छोड़ दिया और ये लोग पैदल ही जंगल में से गुजरने लगे। सूरज निकल आया था, हर तरफ रोशनी फैल रही थी। अंबर ने उन्हें बताया कि वहाँ दिन छोटा होता है और रात लंबी। इसी तरह बातें करते करते तीनों बहन भाई किले के दरवाजे पर आ गए। यहाँ पहरेदारों ने अंबर को देखा तो बिगल बजाकर उसके आने का ऐलान किया। मारिया ने मुस्कुरा कर कहा, मालूम होता है अंबर भाई ने यहाँ अपना काफी रोब जमा रखा है। अंबर ने कहा, जरा किले के अंदर चलकर देखना हमारी शान। वो खाई के ऊपर बने हुए लकड़ी के पुल पर से गुजरकर पुराने किले के दरवाजे में से गुजरकर सीधे बादशाह के महल की तरफ आ गए। बादशाह अपने खास कमरे में आराम कर रहा था। अंबर ने उसी वक्त बादशाह से मिलना मुनासिब न समझा और नाग मारिया को लेकर अपने महल में ले गया। उसका आलिशान महल देखकर दोनों नाग और मारिया बड़े खुश हुए। अंबर ने उन्हें एक एक शानदार और आरामदेह कमरा दे दिया। उन्होंने गुस्ल किया, फल और दूध पिया और कुछ देर आराम किया। दोपहर के बाद अंबर उन दोनों को लेकर बादशाह के महल में आया। बादशाह ने अंबर के साथ एक सामने से नौजवान को देखा तो पूछा, अंबर ये नौजवान कौन है तुम्हारे साथ? अंबर ने कहा, मैं इसे मिलवाने ही आपके पास लाया हूँ, इससे मिलिए, ये मेरा भाई नाग है। बादशाह ने बड़ी गर्मजोशी के साथ नाग से हाथ मिलाया, फिर पूछा, कल तक तो ये यहाँ नहीं था। अंबर ने कहा, मैंने आज ही इसे जमीन पर से बुलाया है। बादशाह ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि तुमने इसे कैसे बुला लिया, जमीन से जो कि खरबों मील दूर है। फिर उसे कुछ ख्याल आया तो मुस्कुरा कर कहा, इसमें कोई शक नहीं भाई, तुम सब कुछ कर सकते हो। अंबर ने कहा, अभी मैं आपको अपनी बहन से भी मिलवाने वाला हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारी प्यारी बहन भी तुम्हारी जमीन से आ गई है। चलो हम मलका को लेकर खुद उसकी तरफ चलते हैं, वो यकीनन तुम्हारे महल में आराम कर रही होगी। अंबर ने कहा, जी नहीं, वो इस वक्त यही मौजूद है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि मेरी बहन मारिया इसी जगह मौजूद है, आपके सामने और मेरे सामने खड़ी है और आपको देख रही है। बादशाह ने दाएं बाएं देखा, फिर अंबर से कहा, अंबर मियाँ, तुम तो पहेलियां बुझवा रहे हो। भला ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान मेरे सामने खड़ा और मुझे नजर ना आए? अंबर ने कहा, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो रहा है। फिर अंबर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, बादशाह को सलाम करो। मारिया ने कहा, आदाब अर्ज़। बादशाह ने जो एक ऐसी औरत की आवाज़ सुनी जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी तो एक बार तो कांप कर परे हट गया। अंबर, नाग और मारिया हंस पड़े। बादशाह शह नशीन पर बैठ गया और बोला, मेरे अजीज मेहमान बच्चों, तुम भी बैठो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इतने में वहां फल वगैरह आ गए। बादशाह ने कहा, अंबर मियाँ, तुम लोगों ने बड़ी तरक्की की है, मैं कल से जो कुछ देख रहा हूँ मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। नाग बोला, अभी आपने मेरी जादूगरी नहीं देखी। क्या मतलब? क्या अभी कुछ और भी देखने को बाकी है? जी हाँ, बहुत कुछ बाकी है, नाग ने कहा। अंबर कहने लगा, आप जिस शख्स यानी नाग को अपने सामने बैठा फल खाता देख रहे हैं, असल में ये इंसान नहीं है। बादशाह हैरत से उछलकर बोला, इंसान नहीं है तो फिर ये क्या है? अंबर ने कहा, ये सांप है। बादशाह तड़प कर परे हट गया। क्या कहा तुमने, सांप? जी हाँ बादशाह सलामत, सांप। चूंकि मैंने खुद अपने बहन भाइयों का आपसे तारुफ कराना चाहा, इसलिए मैंने आपसे कोई पर्दा नहीं किया और इन दोनों की खुफिया ताकतें आप पर जाहिर कर दी हैं, इसलिए कि हम आपका अपना दोस्त समझते हैं और हमें यकीन है कि आप अपने मुल्क की रियायत के लिए बड़े नेक काम करेंगे। बादशाह ने झुक कर कहा, अजीम इंसान अंबर, मैं तुम्हारा अदब करता हूँ, तुम्हारी कदर करता हूँ। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी को अपने सर ले लिया है। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं हैनीबाल के हमले की खबर सुनकर यहाँ अपने महल में आराम से ना बैठा होता। अंबर बोला, हैनीबाल मुंह की खाएगा और अपनी सारी फौज मरवा कर भाग उठेगा। बादशाह ने कहा, मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता हूँ। अंबर ने कहा, उसकी मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैदान जंग गर्म होगा, आग बरस रही होगी, क्या खबर वो उसी आग में जलकर भस्म हो जाए। बादशाह बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी अंबर। जब नाग, अंबर और मारिया वहां से जाने लगे तो बादशाह ने कहा, यकीन नहीं आता कि इतना दुबला पतला खूबसूरत नौजवान इंसान नहीं बल्कि सांप है। अंबर मुस्कुराया, हाथ कंगन को आरसी किया, अभी इसका असली रूप देख लिया। फिर उसने नाग से कहा, अपनी करामत दिखाओ नाग, ताकि बादशाह को यकीन आ जाए। नाग ने कहा, बहुत बेहतर। बादशाह टिकटिकी बांधे नाग को तक रहा था कि देखें ये नौजवान किस तरह से इंसान से सांप बन जाता है। नाग ने गहरा सांस लेकर आंखें बंद की और बादशाह के देखते देखते इंसान से एक सुर्ख और सब्ज बड़ा सांप बनकर महल के फर्श पर कुंडी मारकर फन उठाकर बैठ गया। बादशाह सन्नाटे में आ गया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अंबर हंसकर बोला, बादशाह सलामत, अभी आप बहुत कुछ देखेंगे, सिर्फ इतनी सी बात पर आप क्यों हैरान हो गए? आगे आगे देखिए होता है क्या। बादशाह, अंबर, मारिया और नाग को हम उनके महल में छोड़कर जरा वहां से 400 मील जुनूब की तरफ
शुमाली अफ्रीका के एक मैदान में चलते हैं जहां उस जमाने के जाबिर जर्नैल हैनिबाल का 1 लाख का लश्कर पड़ाव डाले हुए। रात का वक्त है। सिपाहियों के छोटे छोटे खेमे सारे मैदान में फैले हुए हैं और जगह जगह रोशनियां हो रही हैं। सिपाही कहीं खा पी रहे थे, कहीं शोर मचा रहे थे, कहके लगा रहे थे। उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो बाबुल के शहर पर हमला करने जा रहे थे, जहां उन्हें लूट मार का बेशुमार सामान और मालो दौलत मिलने वाली थी। उन्हें अपनी फतह का यकीन था, क्योंकि वो जानते थे कि बाबुल के बादशाह के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हैनिबाल के 1 लाख के लश्कर का मुकाबला कर सके। हैनिबाल के खेमे में फानूस जल रहा था और उसकी रोशनी में ये जालिम सिपा सलार, जो शेर का खून पी जाता था, सोने के तख्त पर बैठा अपने जर्नैलों से बाबुल के किले को फतह करने के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। वो बड़ा खुश था कि एक दौलतमंद शहर अपने खजाने और मालो दौलत लेकर उसका इंतजार कर रहा था। उसके सामने तश्त में बुना हुआ साबित मोर पड़ा था, जिसके कतले वो खा रहा था। उसने अपने एक जर्नैल की तरफ देखकर कहा, सुना है बाबुल शहर का किला बड़ा मजबूत है। जर्नैल ने कहा, हुजूर, हमारी पत्थर फेंकने वाली मंजनीकों के आगे वो एक पल भी न ठहर सकेगा। हैनिबाल हंसा, मैं किले की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मैं बाबुल शहर के मकानों को उखाड़ कर जमीन के बराबर कर दूंगा। मैं वहां के लोगों के सर काट कर उनका एक मीनार बनाऊंगा। ऐसा ही होगा सरकार। सारे जर्नैल जाबिर हैनिबाल की हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये खौफनाक शख्स जो कहता है वो कर दिया करता है। बाबुल के साथ क्या जुल्म सितम होने वाला था, उससे ये सारे जर्नैल पूरी तरह बाखबर थे। हैनिबाल ने तख्त पर पांव मारकर कहा, हम सुबह होने से पहले पहले कूच कर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अभी दिन की रोशनी जाहिर नहीं हुई थी कि हैनिबाल का 1 लाख का लश्कर मैदान से रवाना हो गया। आगे आगे हाथी सवारियों के दस्ते थे, उसके पीछे घुड़सवार थे, उनके पीछे पैदल फौज रथों पर चली आ रही थी। बीच में एक शानदार हाथी पर हैनिबाल अपने जर्नैलों के साथ बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द उसके जानिसारों का जमघटा था। अभी अभी उस जबरदस्त लश्कर ने 400 मील का फासला तय करना था। उस जमाने में यह फासला बड़ा ज्यादा हुआ करता था। सारी रात लश्कर सफर करता रहा। रात को उसने एक जगह पड़ाव डाल दिया। सारी रात आराम करने के बाद अगले रोज फिर ये लश्कर रवाना हो गया। उस रात 7 रातें और 8 दिन आराम करने और सफर करने के बाद ये लश्कर एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां उसे दूर से बाबुल शहर के किले की बुर्जियां दिखाई दी। एक सिपाही ने चीख कर ऐलान किया, दुश्मन का किला नजर आ गया। हम मंजिल पर पहुंच गए। सारे लश्कर में खुशी की एक लहर दौड़ गई। खास एलची ने लपक कर सिपा सलारे आजम हैनिबाल को ये खुशखबरी सुनाई, हजूर अनवर, दुश्मन का किला दिखाई दे गया है। हैनिबाल ने खुश होकर उस एलची को अपने गले से मोतियों की कीमती माला उतार कर इनाम में बख्श दी और बुलंद आवाज से कहा, बाबुल शहर को इतना लूटना कि उसके मकानों में एक जरा भी बाकी न रहे। दूसरी तरफ अंबर नागमारिया और बादशाह भी किले के सबसे ऊपर वाले मीनार पर खड़े होकर हैनिबाल के लश्कर को वादी में दाखिल होता देख रहे थे। सिपाहियों का एक सैलाब था जो वादी में बढ़ता ही चला आ रहा था। जरा पोश इंसानों का एक समंदर था जिसने सारी वादी को अपने अंदर समा लिया था। बाबुल का बादशाह एक बार तो खौफ से कांपने लगा। उसके दिल में ख्याल आया कि ये अंबर और नाग बेचारे क्या कर सकेंगे। नाग सांप बनकर कितने सिपाहियों को डस लेगा और अंबर कितने सिपाहियों को अपने पिस्तौल से हिलाक कर सकेगा। उसने देवता मरदूक के सामने आग का नया लाओ रोशन कराया और उसकी तारीफ के गीत गाए। सारी रात मरदूक के मंदिर में देवताओं की पूजा होती रही। बकरे कुर्बान किए जाते रहे। मलका का भी खौफ से बुरा हाल था। शहर के लोग गम से आधे हो गए थे। मौत उन्हें अपने सामने नजर आ रही थी। बाबुल के बादशाह के पास ज्यादा से ज्यादा 50,000 सिपाही थे, जिनमें लड़ने वालों की तादाद 30,000 से ज्यादा नहीं थी और मुकाबला हैनिबाल के 1 लाख सिपाहियों से था, जिनके पास हाथी भी थे और किले की दीवार तोड़ने वाली मंजनीक भी थी। आधी रात को बादशाह ने अंबर को अपने खास महल में बुलवाया। अंबर बादशाह की ख्वाबगाह में आया तो वो बेचैनी से टहल रहा था। अंबर को आते देखकर उसने कहा, अंबर, क्या हम लोग हैनिबाल के अजीमुशान लश्कर का मुकाबला कर सकेंगे? अंबर ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश? बादशाह ने चीख कर कहा, आह, कोशिश तो नाकाम हो जाएगी मेरे बच्चे। अंबर ने कहा, कोशिश कामयाब भी हो सकती है, बादशाह सलामत। मलका उदास बैठी थी। अंबर की तरफ नफरत से मुंह करके बोली, जब से तुम यहाँ आए हो हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। भला तुम अकेले क्यों कर हैनिबाल को इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सकोगे? तुमने बादशाह को धोखे में रखा हुआ है। अंबर ने मलका की तलख बातों का कोई जवाब देना मुनासिब न समझा। मलका ने बादशाह की तरफ मुंह करके कहा, देवताओं के लिए मेरी बात अब भी मान लें और हैनिबाल के पास एलची भेजकर सुलह की बातचीत करें। ये शख्स इस शहर और इस महल की ईंट से ईंट बजा देगा। बादशाह ने अंबर की तरफ देखा और फिर सर झुकाकर सोच में डूब गया। अंबर ने बादशाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या आप वादा करते हैं कि अपने शहर के यतीम बच्चों की सरपरस्ती करेंगे और जमीन गरीबों में तकसीम कर देंगे? अंबर, मैं वादा करता हूँ, वादा करता हूँ, वादा करता हूँ। अंबर ने आहिस्ता से कहा, फिर 10,000 हैनिबाल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुश्मन को आने दें। इस किले के सामने वाले मैदान में दुश्मनों की लाशों का कब्रिस्तान बनेगा। और अंबर बादशाह की ख्वाबगाह से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। हैनिबाल के लश्कर ने किस तरफ से हमला किया, सिपा सलार ने क्या चाल चली, रात के अंधेरे में मलका के लिए खुफिया कासिद क्या पैगाम लाया, नाग ने क्या क़यामत मचाई, ये सब हालात इसी कहानी के अगले हिस्से में मुलाहिजा कीजिए
और अगले हिस्से का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।